हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका अगला चैप्टर यहाँ पे एमएचटीसीटी के लिए चालू होने जा रहा है एंड दैट इज 6th चैप्टर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो यहाँ पे जो आपका पहला वीडियो वो सिनॉप्सिस का होगा। जैसे आप जानते ही हो, सिनॉप्सिस पूरा कंप्लीट चैप्टर की थियरी का जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और जो भी इंपॉर्टेंट थियरी है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। और उसके बाद फिर हम लोग अगले वीडियो से एमएचटीसीटी के लिए एमसीक्यूज सॉल्व करना चालू कर देंगे जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे वेव्स देखो, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में बातें वेव्स की होंगी। सुपरपोजिशन का क्या मतलब होता है ये आपको थोड़े टाइम बाद पता चलेगा। जहां तक वेव्स की बात है तो हम जानते हैं कि वेव्स जो है वो दो टाइप का वेव्स होता है, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब फिलहाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की चर्चा इस चैप्टर में तो नहीं होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक ऐसा वेव होता है जिसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, इवन वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। ये अलग टाइप का वेव है, इसमें पार्टिकल्स का वाइब्रेशन नहीं होता है, पार्टिकल्स नहीं होता है, कोई मीडियम ही नहीं होता है, बिना मीडियम के ही आगे ट्रैवल करती है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो ये एकदम अलग कॉन्सेप्ट है। तो इसकी बात फिलहाल तो यहाँ पे नहीं होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक अलग से चैप्टर है जो शायद आपने 11th में पढ़ा होगा। इस चैप्टर में बात होगी मैकेनिकल वेव्स की। मैकेनिकल वेव्स एक ऐसा वेव होता है जिसको मीडियम की जरूरत पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। मतलब ये कि अगर कोई मीडियम है तो ये वेव पास हो सकता है, अगर मीडियम नहीं होगा, वैक्यूम होगा, तो फिर ये वेव आगे ट्रैवल करेगा ही नहीं। समझे? इसको किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। ये दो टाइप का होता है, एक तो ट्रांसवर्स वेव होता है, दूसरा लॉन्जिट्यूडिनल वेव होता है। देखो, अगर मैं वेव की बात करूं कि वेव है क्या, तो एक्चुअली में क्या होता है, जैसे आपका मान लो कोई मीडियम है, हम फिलहाल यहाँ पे बात करेंगे मैकेनिकल वेव्स की, तो मैकेनिकल वेव्स किसी मीडियम से ही पास होगा। तो मान लो आपके पास कोई एक मीडियम है जिसके बहुत सारे पार्टिकल्स है, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, या कोई भी दूसरा मीडियम, आप सॉलिड मीडियम ले लो। अब इसमें अगर मान लो ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल को अगर मैं डिस्टर्ब करता हूँ, जैसे आपने पानी का वेव देखा होगा, आप डिस्टर्ब कर दो किसी एक पॉइंट पे, से उंगली कर दो मान लो, या कहीं से पत्थर गिरा दो, तो इस पार्टिकल को जैसे एनर्जी मिलती है, ये पार्टिकल वाइब्रेट करने लग जाता है, ऑसिलेट करने लग जाता है। और ये जो ऑसिलेशन है वो SHM कहलाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो ऑसिलेशन में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। पार्टिकल आपका SHM परफॉर्म करने लग जाता है, वाइब्रेशन परफॉर्म करने लग जाता है, और ये एनर्जी फिर वो आगे ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर होने के बाद दूसरा पार्टिकल भी ऑसिलेशन चालू कर देता है, फिर वो एनर्जी आगे ट्रांसफर होता है तो तीसरा पार्टिकल भी ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। इस तरीके से पार्टिकल ऑसिलेट करता जाता है और एनर्जी आगे ट्रैवल करता जाता है। एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, दूसरे पार्टिकल से तीसरे पार्टिकल को मिलते जाता है, और जैसे जैसे पार्टिकल को एनर्जी मिलता है वो वाइब्रेशन परफॉर्म करना चालू कर देता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो पार्टिकल्स वाइब्रेट करना चालू कर रहा है, मतलब उसके पास एनर्जी आ गई है। जैसे कुछ टाइम के बाद मैं देखूंगा कि ये पार्टिकल ने वाइब्रेशन चालू कर दिया, तो इसका मतलब हर पार्टिकल को इसके पहले एनर्जी मिल चुकी है और एनर्जी यहां तक पहुंच चुकी है। तो इस तरीके से जो एनर्जी ट्रांसफर होता है उसे हम लोग वेव बोलते हैं। तो वेव का साफ साफ मतलब है, वेव क्या करता है बताओ? जब वेव ट्रैवल होता है तो देयर इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो आप देखोगे कि वेलोसिटी यहाँ पे भी आ रहा है, और अगर किसी पार्टिकल के पास वेलोसिटी आया है, इसका मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल मोमेंटम दोनों आया है, क्योंकि मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है और काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो हाफ mv² होता है। पार्टिकल ने वाइब्रेट करना चालू किया, मतलब उसके पास मोमेंटम आया और काइनेटिक एनर्जी दोनों आया। तो आप इनफैक्ट अगर काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हो तो एनर्जी बोल दो, सिर्फ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी भी आता है। तो आपको इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बस आप ये समझ लो कि वेव अगर आगे ट्रैवल हो रहा है, इसका मतलब पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। और ये एनर्जी ट्रांसफर कैसे हो रहा है? पार्टिकल्स को वाइब्रेट करते करते। तो अगर एक मीडियम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी ट्रांसफर होता है पार्टिकल को वाइब्रेट करते करते, तो हम बोलते हैं कि भाई हमारा वेव ट्रांसफर हो रहा है या फिर वेव ट्रैवल कर रहा है इस मीडियम में। वेव ट्रैवल करने का मतलब है पार्टिकल को ऑसिलेट करते करते एनर्जी ट्रैवल करना, एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना। लेकिन इस दौरान याद रखना, पार्टिकल ट्रैवल नहीं करता है, पार्टिकल अपनी जगह रहता है। पार्टिकल कहाँ ट्रैवल कर रहा है? ये पार्टिकल यहीं पे है, ये पार्टिकल यहीं पे, बस पार्टिकल अपनी जगह उछलते हैं, ऑसिलेट करते हैं, SHM परफॉर्म करते हैं। लेकिन जो चीज आगे जाती है वो क्या है? वो एनर्जी आगे जाती है वेव में। समझ गए चीज? ठीक है। अब यही वेव, मैकेनिकल वेव की अगर मैं बात करूं तो दो टाइप का होता है, एक तो ट्रांसवर्स वेव होता है, दूसरा लॉन्जिट्यूडिनल वेव होता है।
अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मान लो सामने एक रस्सी बांध दो दीवार में और उसके बाद इस रस्सी के दूसरे एंड को कंटिन्यूसली ऊपर नीचे ऑसिलेट करो, तो इसके अंदर कुछ ऐसा वेव जनरेट हो जाएगा। अब ये ऐसा वेव जनरेट क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल्स जो आपके हैं आप उसको क्या कर रहे हो, ऊपर नीचे उछाल रहे हो। अगर आपका हर एक पार्टिकल ऊपर नीचे यानी कि इस तरीके से ऑसिलेट करे और आपका वेव आगे जाए, वेव ऑब्वियसली बात है आगे जा रहा है, तो वेव अगर आगे जाता है और पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट करता है, तो ऐसे केस में हम वेव को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। मैकेनिकल वेव है क्योंकि पार्टिकल एनर्जी जो है आपका मीडियम के थ्रू जा रहा है, पार्टिकल्स के थ्रू जा रहा है। तो ये ट्रांसवर्स वेव कब कहलाएगा? जब आपका वेव आगे बढ़ रहा है जिस डायरेक्शन में, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपके पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं इस तरीके से, समझे? तो हम ऐसे केस में उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव जो रस्सी में प्रोड्यूस होता है वेव, उसको हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। और ट्रांसवर्स वेव में जो नीचे धंसा हुआ हिस्सा है उसको हम लोग ट्रफ बोलते हैं, और जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा होता है उसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं। तो ये क्रेस्ट और ट्रफ बना बनाकर आगे बढ़ता है। ये याद रहे कि ट्रांसवर्स वेव सिर्फ सॉलिड से पास हो सकता है, लिक्विड्स और गैसेस से ट्रांसवर्स वेव पास नहीं होता है, ठीक है। दूसरे टाइप का वेव होता है लॉन्जिट्यूडनल वेव। लॉन्जिट्यूडनल वेव जो है वो आप बोल सकते हो कि जिस डायरेक्शन में वेव जाता है उसी डायरेक्शन में, उसी लाइन में आगे पीछे पार्टिकल ऑसिलेट करती है इस तरीके से। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो हम उसे लॉन्जिट्यूडनल वेव बोलते हैं। मतलब वेव आगे जा रहा है, उसी लाइन में आगे पीछे पार्टिकल ऑसिलेट कर रही है। ट्रांसवर्स वेव में क्या हो रहा है? वेव जहां जा रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल ऑसिलेट कर रही है। इसका एग्जांपल देखो, ये सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, ये तीनों के थ्रू पास हो सकती है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। क्योंकि देखो एक्चुअली क्या होता है कि ट्रांसवर्स वेव पास होने के लिए मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी होना ज़रूरी है। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी मतलब आपके मीडियम का रिजिड होना ज़रूरी है या सॉलिड होना ज़रूरी है, आप ऐसे समझ लो। देखो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी सिर्फ सॉलिड के पास ही होता है। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी आपने इसमें क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में पढ़ा होगा। तो ये एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी सॉलिड का होता है। ये चीज़ यहाँ पे होता नहीं है लिक्विड्स और गैसेस में, इसके वजह से लिक्विड्स और गैसेस के थ्रू ट्रांसवर्स वेव पास नहीं हो पाता है। लॉन्जिट्यूडनल वेव जो है वो तीनों के थ्रू पास हो सकता है, और इसका एक एग्जाम्पल तो आपका साउंड वेव्स है। साउंड वेव्स जो है वो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होता है। तो हवा में क्या होता है कि वेव, साउंड वेव जब आगे बढ़ता है तो हवा के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आगे पीछे वेव के डायरेक्शन में आगे पीछे ऑसिलेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इस लॉन्जिट्यूडनल वेव में कई जगह पे पार्टिकल्स बहुत नज़दीक आ जाते हैं, फिर कई जगह पे दूर हो जाते हैं, फिर नज़दीक आते हैं और फिर कई जगह पे दूर हो जाते हैं। तो जहाँ पे दूर हो जाते हैं, ये वाला हिस्सा आप देख सकते हो, उसे हम लोग रेयरफैक्शन बोलते हैं। उस हिस्से को या उस रीजन को रेयरफैक्शन बोलते हैं। और जहाँ पे नज़दीक रहते हैं पार्टिकल्स उसे हम लोग कॉम्प्रेशन बोलते हैं। इस रीजन को कहा जाता है कॉम्प्रेशन। तो ये हो गया आपका ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। क्लियर है ये चीज़? अच्छा, अब किसी वेव को अगर हम किसी इक्वेशन से रिप्रेजेंट करें तो याद रखना कि किसी भी वेव में पार्टिकल्स जो है ऑसिलेट करती है, और उसका जो ऑसिलेशन होता है वो एक्चुअली में SHM होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो हमने ऑसिलेशन में पढ़ रखा है। तो अगर किसी वेव को रिप्रेजेंट करना है तो हम बेसिकली बात साइनोसॉइडल वेव की करते हैं। तो साइनोसॉइडल वेव, हम लोग जनरली साइनोसॉइडल वेव का ही इक्वेशन यूज करते हैं वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वो इक्वेशन कुछ ऐसा होगा, y = a sin kx - ओमेगा t, या तो kx - ओमेगा t होगा या ओमेगा t - kx होगा। पहले ओमेगा t लिखो या बाद में लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, पर kx - ओमेगा t दोनों टर्म होंगे। अब इसमें से कौन से टर्म्स किस चीज को रिप्रेजेंट करता है वो थोड़ा समझ लो। जैसे मान लो आपका वेव इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो ये जो आपका शेप आपको दिखाई देता है, ये शेप अलग अलग पार्टिकल का पोजीशन बताता है आपको। जैसे मान लो शुरुआत में 5 सेकंड के बाद मैंने देखा वेव को t = 5 सेकंड पे, और मान लो t = 5 सेकंड पे वेव का शेप मुझे ऐसा नजर आ रहा है। तो ये पार्टिकल्स का पोजीशन है मीडियम का, कि 5 सेकंड पे सारे पार्टिकल्स किस किस पोजीशन पे थे। जब टाइम बीतेगा तो ये पोजीशन चेंज भी हो सकता है, ये पार्टिकल नीचे आ जाए, ये ऊपर चला जाए। तो फिलहाल इस समय आप मान के चलो कि इस समय आपने फोटो खींचा 5 सेकंड पे, तो आपको ऐसा दिखेगा। इसमें पार्टिकल का जो वर्टिकल पोजीशन है y एक्सिस पे, उसे मैं y लिख रहा हूं, मतलब
ये जो डिस्टेंस आपका है, जैसे अगर इस पार्टिकल की बात करूँ मैं, तो इस पार्टिकल का y जो होगा वो ये हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है x एक्सिस के अलॉन्ग ये तुम्हारा x होगा। अब जैसे इस पार्टिकल को पकड़ लो, तो ये पार्टिकल फिलहाल इसका y इतना है, ये y एक्सिस पे इतना है, मतलब ये डिस्टेंस है, उसका y का वैल्यू है, और x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो x वेव का समझ लो, या वेव का पोजीशन बोल लो, या फिर पार्टिकल का पोजीशन बोल लो, x एक्सिस के लॉन्ग बताएगा, और y पार्टिकल का पोजीशन y एक्सिस के लॉन्ग बताएगा। अब जैसे कुछ समय रुक जाओगे तो पार्टिकल ऑब्वियसली बात है ऑसिलेट कर रही है, तो इसका y का वैल्यू चेंज होने लगेगा, ये नीचे आने लगेगा, फिर ऊपर जाने लगेगा। y का कंटिन्यूसली जो वैल्यू होता है वो कम ज्यादा होते रहता है, क्योंकि पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। और जैसे जैसे आपका इसका x का पोजीशन अभी फिलहाल फिक्स है, लेकिन अगर आपने x बदल दिया, मान लो मैं ये वाला x ले रहा हूं, तो इस वाले x के लिए आप देख सकते हो y जो है वो नीचे की ओर चला गया। तो x और y आपके पार्टिकल का x एक्सिस और y एक्सिस के लॉन्ग पोजीशन बताता है। a जो होता है वो a यहाँ पे एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड मतलब अपने मेन पोजीशन से, ये रहा मेन पोजीशन, पार्टिकल कितना ऊपर जा सकता है या कितना नीचे आ सकता है। तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है जो पार्टिकल ऑसिलेट करते समय ऊपर जा सकती है नीचे आ सकती है, उसे हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। k होता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट, और उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लैम्डा, जहां पे लैम्डा जो है वो आपका वेवलेंथ है। वेवलेंथ के बारे में बता रहा हूं मैं थोड़ा सा, अभी रुक जाओ, ये वेवलेंथ है। और आपका ओमेगा जो होता है इसको बोला जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई n। तो यहाँ पे n आपकी फ्रीक्वेंसी है और ओमेगा को कहा जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी देखो, ये फॉर्मूला हम लोग ने रोटेशनल डायनेमिक्स में ऑसिलेशन में देखा है, वो सेम फॉर्मूला है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n। क्योंकि देखो पार्टिकल तो एसएच भी परफॉर्म कर रहा है ना, तो ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाय n लिख दो, या फिर n का वैल्यू 2 पाई बाय t लिख दो। n इज इक्वल टू 1 बाय t होता है। फ्रीक्वेंसी जो होता है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, जहाँ पे t आपका टाइम पीरियड है। तो ये सारी चीजें तो ऑसिलेशन जैसे ही होंगी, क्योंकि ऑसिलेशन जैसा ही पार्टिकल्स जो है वेव का वो ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है ये चीज, और t यहाँ पे टाइम हो गया। अच्छा, वेवलेंथ क्या होता है? देखो वेवलेंथ के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्टिव चीजें बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो वेवलेंथ क्या होता है आपका पार्टिकल जो है, जैसे मान लो ये एक पार्टिकल है, अगर सपोज करो ये एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, तो आपका वेव जो है वो इस तरीके से यहाँ पहुंच जाएगा। समझ रहे हो? एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने पर वेव का इस तरीके का एक शेप बन जाता है, जिसमें एक क्रेस्ट आ जाता है, एक ट्रफ आ जाता है, और हम बोलते हैं कि वेव ने एक पूरा साइकिल कंप्लीट कर लिया। समझे? एक ऑसिलेशन करने पर वेव जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, यही डिस्टेंस आपका वेवलेंथ हो जाता है। एक ऑसिलेशन के टाइम में, टाइम पीरियड मतलब टाइम पीरियड के टाइम में, एक ऑसिलेशन के टाइम में वेव जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, वही उसका क्या हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो यहां से लेकर यहां तक वेवलेंथ होगा। इवन अगर आप दो क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस निकालोगे तो वेवलेंथ के बराबर हो जाएगा। दो ट्रफ के बीच में डिस्टेंस निकालोगे तो भी वो वेवलेंथ के बराबर हो जाएगा। थोड़ा सा घसका दो ना। तो ये क्या है बताओ, वेवलेंथ क्या होता है? एक ऑसिलेशन में जितना टाइम कवर किया जाता है, तो अगर पार्टिकल एक ऑसिलेशन कवर करता है तो वो वेव एक साइकिल कंप्लीट करके यहाँ आ जाता है, पार्टिकल के ये सारे पोजीशन हो जाते हैं। तो वेव ने जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा एक ऑसिलेशन में, वो आपका वेवलेंथ कहलाता है। यहाँ में मैं फेसेस की भी बात करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, फाई भी है, मैंने फाई लिखा नहीं यहाँ पे, मैं वो भी लिख देता हूँ, ओमेगा टी प्लस फाई भी होता है। अब ये फाई होता है फेज, और ये फेज के बारे में हम ऑसिलेशन में पढ़ चुके हैं, इसकी बात मैं आगे करता हूँ। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, चलो देखो। जैसे मान लो हम लोग को पता है कि ऑसिलेशन की फेज हमने डिसाइड किए थे, याद करो कि एक ऑसिलेशन पूरा कंप्लीट होगा तो कैसे सर्कल पे उसे देखना है, ऑसिलेशन में देखा था। अगर सपोज करो पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो उसे हमें सर्कल पे देखना है। तो मान लो पार्टिकल ने ऑसिलेशन चालू किया, अब अगर वो ऊपर जा रहा है तो आप यहाँ पे देखो कि वो सर्कल कंप्लीट कर रहा है। वो अगर अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया तो इसका मतलब उसने 90 डिग्री कवर कर लिया। ठीक है, और अगर वो एक्सट्रीम से मीन पोजीशन पे आ गया तो फिर उसने 180 डिग्री कवर कर लिया। फिर वो दूसरे एक्सट्रीम पे चला गया तो उसने 270 डिग्री कवर किया, और पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करके वापस आया तो उसने 360 डिग्री कवर किया। अगर मैं रेडियन के टर्म्स में एंगल मेजर करूं तो अगर वो नीचे से ऊपर जाता है तो 90 डिग्री कवर करता है। 90 डिग्री का मतलब होता है पाई बाय 2, और ऊपर से जब वो नीचे आ जाता है तो इसका मतलब वो यहाँ पे आ गया, दैट इज पाई रेडियन एंगल कवर करता है।
फिर जब वो नीचे आता है तो यहाँ पे होता है 3π/2 और पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने पर 2π एंगल कवर हो जाता है। तो एक पूरे ऑसिलेशन में 2π एंगल कवर होता है। तो ऊपर गया π/2, π, 3π/2 और 2π। ये ऑसिलेशन चाहे आप ऐसे लो या वर्टिकल लो, आपको एंगल इस तरीके से ये एंगल्स आपको दिख जाएगा। यही जो एंगल्स होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। ये आप लोगों को पता है, इसको क्या बोला जाता है, फेज बोला जाता है। ठीक है, अब किसी वेव में भी हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है बताओ, एंगल ही कवर कर रहा है ना। हर एक पार्टिकल ऑसिलेट ही तो कर रहा है। ऑसिलेट कर रहा है इसका मतलब वो एंगल कवर कर रहा है, और एंगल कवर कर रहा है तो उसी एंगल को हम क्या बोलेंगे, फेज बोलेंगे। एक वेव में हर एक पार्टिकल का फेज अलग अलग होता है। जैसे मान लो यहाँ पे वेव ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, और इस पार्टिकल ने ऑसिलेशन चालू कर दिया, तो फिलहाल हर एक पार्टिकल का फेज 0 है, क्योंकि किसी ने अभी तक कोई भी एंगल कवर नहीं किया या फिर ऑसिलेशन चालू नहीं किया है। मान लेते हैं कि इसने ऑसिलेशन चालू कर दिया, तो जब ये ऊपर जाएगा तो एंगल कवर करना चालू कर देता है। लेकिन अगर मान लो अभी ये ऊपर जा रहा है, तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तब तक एनर्जी बाकी के पास भी पहुंचती जाएगी। तो मान लो ये सबसे टॉप पर पहुंच गया, तब तक ये बाकी लोग टॉप पर नहीं पहुंचे रहेंगे, क्योंकि बाकी लोग को इसके बाद लेट एनर्जी मिली है। तो इसको अब यहाँ पे आएगा, हो सकता है ये यहाँ पहुंचा हो और यहाँ पे फिलहाल पार्टिकल पहुंचा ही हो, तो इसका फिलहाल फेज 0 होगा। और क्योंकि ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच चुका है, इसका फेज π/2 हो चुका है, और बाकियों का π/2 से कम होगा और 0 से ज़्यादा होगा, क्योंकि बाकी भी थोड़े थोड़े डिस्टेंस कवर कर चुके हैं ना। अगर मैं कुछ समय और रुक जाऊं तो क्या होगा बताओ। कुछ समय और रुकने के बाद मैं ये देखता हूं कि इस पहले पार्टिकल ने एक पूरा ऑसिलेशन कवर कर लिया, ऊपर जाके नीचे आ गया, तो आपने देखा कि आपका वेव का शेप कुछ ऐसे हो गया। ना देखो यहाँ पे कि अभी फिलहाल पार्टिकल यहाँ पे जस्ट पहुंचा ही है, तो इसका फेज 0 होगा। और इस पार्टिकल को आप देख रहे हो कि अभी अभी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा है, तो इसका फेज π/2 हो जाएगा। ये पार्टिकल ऊपर जाके नीचे आ चुका है तो इसका फेज क्या होगा, पाई होगा। ये पार्टिकल ऊपर जाके नीचे आके इस एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच चुका है, मतलब ऊपर जाके नीचे आ चुका है ऐसे, तो इसका फेज कितना हो जाएगा, 3π/2। मतलब ऊपर गया तो π/2 पाई और नीचे आया 3π/2, और ये पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर चुका है, तो इसका फेज क्या हो जाएगा, 2π हो जाएगा। समझ गए ये चीज, क्लियर है। अच्छा, थोड़ा सा और अगर हम लोग रुक जाए और मान लेते हैं कि ये वाला पार्टिकल जो है वो 2 ऑसिलेशन कवर कर लेता है, तो 2 ऑसिलेशन कवर करेगा तो आपको वेव कुछ ऐसा दिखेगा। देखो, एक ऑसिलेशन कवर किया, उसके बाद फिर से एक ऑसिलेशन कवर कर लिया, तो वेव आपका यहाँ पर पहुंच जाएगा। अब ध्यान से देखो अगर इसने एक ऑसिलेशन कवर कर लिया तो इस वाले इसने अगर मान लो 2 ऑसिलेशन कवर कर लिया, तो ये तब तक एक ऑसिलेशन कवर कर चुका होगा। फेज अगर देखेंगे तो इसका फेज 0 है, इसका ये अभी एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचा है तो π/2 है, इसका पाई है, इसका 3π/2 है, और इसने तब तक एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया होगा तो इसका 2π है। उसके बाद क्या होगा बताओ, ये अब एक ऑसिलेशन कवर करने के बाद यहाँ पे आ चुका है। थोड़ा ध्यान से समझना है इस चीज को, ये पूरा एक ऑसिलेशन कवर करने के बाद अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा है, तो इसका मतलब इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, तो इसने 2π एंगल तो कवर कर ही लिया है, और उसके बाद भी अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा है, मतलब π/2 एंगल और कवर किया है। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, आई थिंक 5π/2, इसका फेज 5π/2 होगा। इसकी हालत ये है कि ये एक ऑसिलेशन पूरा कवर करने के बाद यहाँ पे आया, वापस से अपने ऊपर जाके नीचे आया, तो टोटल फेज इसका 3π हो जाएगा। और ये एक ऑसिलेशन कवर करने के बाद इसने ये दूसरे नीचे वाले एक्सट्रीम पे आ चुका है, तो एक ऑसिलेशन इसने कवर कर लिया मतलब 2π, और प्लस वापस से ऊपर जाके नीचे आ गया मतलब 3π/2, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 7π/2 होगा इसका फेज। और इसने टोटल 2 ऑसिलेशन कवर कर लिया तो इसका फेज 4π हो जाएगा। तो इस तरह से हर एक पार्टिकल का अपना फेज होगा। समझ गए, ठीक है। अब यहां पे अगर तुम देखोगे तो वेवलेंथ को एक तरीके से और देखा जा सकता है कि कोई भी 2 पार्टिकल अगर तुम वेव पे उठाते हो, अगर उनके बीच का डिफरेंस, फेज का डिफरेंस, अगर फेज डिफरेंस उनके बीच का अगर आपको 2π निकला, 2π रेडियन, तो क्लियर है उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को मैं यहां पे पाथ डिफरेंस बोल दे रहा हूं, वो डिफरेंस आपको लैम्डा ही मिलेगा, वेवलेंथ के बराबर मिलेगा। चेक कर सकते हो, देखो इसका फेज 0 है और इसका फेज 2π है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है फेज का, 2π का फेज डिफरेंस है, तो देखो इनके बीच में डिस्टेंस आपको लैम्डा ही मिलेगा।
ये एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ये लैम्डा डिस्टेंस चेक कर लो कहीं भी। अच्छा, मैंने बताया था कि दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस भी लैम्डा होता है, दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस भी लैम्डा होता है। इन दोनों पार्टिकल को भी आप देखोगे तो इनके बीच का फेज डिफरेंस जो आपको 2 पाई ही मिलेगा। देख लो 5 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, फेज डिफरेंस निकाल लो ना। 5 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 4 पाई बाय 2, 4 पाई बाय 2 इज 2 पाई। बस समझ गया कि नहीं? तो कोई भी पार्टिकल हो अगर उनके बीच का फेज डिफरेंस 2 पाई होता है तो उसके बीच का डिस्टेंस जो होता है वो लैम्डा ही होता है। उस डिस्टेंस को हम यहाँ पे पाथ डिफरेंस बोल रहे हैं। आई बात समझ में? चलिए, अच्छा, उनके बीच का जो टाइम का गैप होता है, टाइम डिफरेंस, वो एक टाइम पीरियड के बराबर होगा। मतलब अगर ये पार्टिकल एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा तब जाके पार्टिकल वेव जो है यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो इनके बीच का टाइम का जो गैप होता है वो एक पूरे ऑसिलेशन का टाइम गैप होता है, एक पूरे टाइम पीरियड का टाइम गैप होता है। समझे? एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं अगर उनके बीच का फेज डिफरेंस 2 पाई है तो वो पार्टिकल एक साथ ऑसिलेट करेंगे, दे विल बी इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। चेक कर लो यहाँ पे भी, जैसे मान लो ये पार्टिकल 0 है और ये 2 पाई फेज है, इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है? 2 पाई है। तो अब ये पार्टिकल जो है एक साथ ऑसिलेट करेंगे। डिफरेंस ये होगा कि इस पार्टिकल ने इससे एक ऑसिलेशन ज्यादा कवर किया है, ये तो मैं मानता हूं, लेकिन एक ऑसिलेशन जैसे इसने कवर कर लिया और उसके बाद फिर यहां पे आ गया, अब ये भी स्टार्ट करने वाला है। उस एक ऑसिलेशन के बाद अब ये हमेशा साथ में ऑसिलेट करेंगे। उसी तरीके से इसका फेस अगर 2 पाई है, इसका फेस 4 पाई है, डिफरेंस कितना है? 2 पाई का है, तो ये दोनों भी साथ में ऑसिलेट करेंगे। क्यों? बस ये रहेगा कि इसने इससे एक ऑसिलेशन ज्यादा कवर किया रहेगा, लेकिन ऑसिलेशन साथ में चलेगा, इससे 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 इससे। समझ गए कि नहीं? वैसे ही इसका भी होगा, मतलब अब ये इसके साथ ऑसिलेट कर रहा है, ये इसके साथ ऑसिलेट कर रहा है, तो इनको देखोगे अगर इसको इसको दोनों को, तो ये तीनों एक साथ ऑसिलेट करेंगे ऐसे ऐसे ऐसे। वैसे इसको इसको देखोगे, फेज डिफरेंस 2 पाई है तो ये एक साथ ऑसिलेट करेंगे, ये दोनों एक साथ ऑसिलेट करेंगे। इनफैक्ट कोई भी दो पार्टिकल अगर आप पकड़ लोगे, ये वाला पार्टिकल पकड़ लो और ये वाला पार्टिकल पकड़ लो, इनके बीच में फेज डिफरेंस 2 पाई होगा तो ये ऑसिलेट करेंगे एक साथ। समझ गए? और कोई भी दो पार्टिकल एक के बाद दूसरा जिसके बीच में गैप, या कोई भी दो पार्टिकल पकड़ लो जिसके बीच में फेज डिफरेंस का गैप 2 पाई है, तो उसके बीच में डिस्टेंस लैम्डा होगा, वेवलेंथ के बराबर होगा। आई बात समझ में? यहां पे मैं आपको एक लिस्ट देके रखता हूं, ये याद कर लेना, फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस, टाइम डिफरेंस का। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फेज डिफरेंस की बात कर लूँ, फेज डिफरेंस, उसके बाद पाथ डिफरेंस, और तीसरा आपका टाइम डिफरेंस। देखो यहां पे फेज डिफरेंस को हम लोग डेल्टा फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाथ डिफरेंस को डेल्टा एक्स से, और टाइम डिफरेंस को डेल्टा टी से। ओके, अब देखो जैसे हम लोग को ये पता है कि इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 2 पाई है, दिख रहा है 4 पाई 2 पाई, तो इनके बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा होगा, और टाइम का गैप क्या होगा? एक ऑसिलेशन का टाइम का गैप होगा, दैट इज टाइम पीरियड टी होगा। लेकिन अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, तो वो डिपेंड करेगा कि इनके बीच में कितना पार्ट डिफरेंस है। तो फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस का रिलेशन फिक्स होगा कि अगर इतना पाथ डिफरेंस है तो उतना ही फेज डिफरेंस होगा और उतना ही टाइम डिफरेंस होगा। तो अगर मान लो रैंडमली मैंने फेज डिफरेंस डेल्टा फाई ले लिया दो पार्टिकल के बीच में, और उसके बीच में डिस्टेंस डेल्टा एक्स है पार्ट डिफरेंस, और इनके बीच का टाइम गैप डेल्टा टी है, तो ये कैसे निकालोगे? मान लो तुमको पता है कि डेल्टा फाई क्या है, अगर आपको डेल्टा फाई पता होगा तो डेल्टा एक्स डेल्टा टी निकाल लोगे, या अगर आपको डेल्टा एक्स पता है पार्ट डिफरेंस, दोनों के बीच का अगर आपको डिस्टेंस पता है तो आप बाकी दोनों निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? ये टेबल याद करके। देखो इतना तो क्लियर है कि अगर फेज डिफरेंस 2 पाई है, अगर फेज डिफरेंस 2 पाई है तो पार्ट डिफरेंस क्या होगा? लैम्डा होगा, और टाइम डिफरेंस क्या होगा? कैपिटल टी होगा। ये तो क्लियर है ना? तो बस आप क्या करो, रेशियो निकाल लो। अगर आपको फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस में रिलेशन चाहिए तो डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई डिवाइड कर दो, डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा। अगर आपको फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस में रिलेशन चाहिए तो डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन टी कर दो, तो ये फेज डिफरेंस और टाइम में रिलेशन आ गया। अगर आपको पार्ट डिफरेंस और टाइम डिफरेंस में रिलेशन चाहिए तो डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन टी कर दो। तो आप इस रिलेशंस
में कोई भी रिलेशंस निकाल सकते हो इस टेबल से, बस उन दोनों को इक्वेट कर देना है और कुछ नहीं, समझे। तो ये आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा। चलो ये तो बात हो गई इक्वेशन, टाइम डिफरेंस, फेज डिफरेंस, ये सारी चीजों की। अब यहां पे हम बात करेंगे बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ वेव की। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स की। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव जिसमें सबसे पहला आएगा फ्रॉम डेंसर मीडियम। फ्रॉम डेंसर मीडियम। अब देखो डेंसर मीडियम से अगर मान लो कोई ट्रांसवर्स वेव टकराता है, डेंसर मतलब सामने मान लो दीवार है, तो दीवार क्या हो जाएगा आपका, डेंसर हो जाएगा। और आपने रस्सी लगा रखा है, तो रस्सी दीवार के सामने रेयर मीडियम का काम करेगी, ठीक है। रस्सी जो है वो दीवार के सामने आपके रेयर मीडियम का काम करेगी। तो अगर मान लो आप इसके अंदर एक वेव भेजते हो, ठीक है, जैसे आपने एक पल्स भेजा क्रेस्ट, और क्रेस्ट आगे बढ़ा, और जब इससे टकराएगा तो होगा क्या, जब क्रेस्ट आगे जाएगा इस पार्ट पे और आगे बढ़ते बढ़ते अगर ये क्रेस्ट यहाँ पे पहुंचा, तो डेंसर मीडियम क्या करता है, क्योंकि ये खुद डेंसर है, अब वो आगे क्या करेगा, उसको उठाने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब वेव आगे बढ़ रहा है तो आगे के पार्टिकल्स उठते चले जा रहे हैं, पीछे के बैठते चले जा रहे हैं, ऐसे ही होगा ना। क्योंकि अगर ये वेव आगे बढ़ेगा ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या हो रहा है, आगे के पार्टिकल्स को उठा रहा है वो और पीछे के पार्टिकल्स को बिठा रहा है। यहाँ पहुंचने के बाद वो क्या करता है, डेंसर मीडियम के पार्टिकल को धक्का मारता है, दीवार को धक्का मार के ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है, और उठेगा नहीं। दीवार क्या करेगा, उल्टा उसको धक्का मार देगा, क्योंकि वो धक्का मार रहा है तो टकरा के वापस खुद ही नीचे गिर जाएगा वो, और क्रेस्ट ट्रफ बन के वापस आ जाएगा। क्रेस्ट ट्रफ बन के वापस आ जाएगा। इस केस में पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो उलट जाती है, मतलब जो वेव है इसमें पार्टिकल की वेलोसिटी उल्टी हो जाती है। पार्टिकल जहां ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, अब वो नीचे आके वापस रिटर्न होगा। पार्टिकल की वेलोसिटी जैसे रिवर्स हुआ तो याद रखना फेज चेंज होता है। देयर इज अ फेज चेंज बाय पाई रेडियन। पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री। 180 डिग्री का फेज चेंज होता है। पार्टिकल वेलोसिटी जहां रिवर्स होती है वहां फेज चेंज होता है। और वेव वेलोसिटी तो रिवर्स होगा ही, वेव पहले यहां जा रहा था, वेव रिटर्न यहां आ जाएगा, तो वेव वेलोसिटी तो हमेशा रिटर्न होगा ही, वेव वेलोसिटी रिवर्स हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी भी रिवर्स होती है अगर सामने डेंसर मीडियम है तो। लेकिन अगर मान लो सामने रेयर मीडियम है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सामने अगर मान लो रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम जैसे मान लो एयर है या वाटर है, मैं एयर मान के चलता हूं, और इसमें आपका जो रस्सी है वो ऑसिलेट करेगा, मान लेते हैं किसी तरीके से ऑसिलेट कर रहा है। तो रेयर मीडियम में क्या होगा बताओ। रेयर मीडियम में केस ये है कि रेयर मीडियम जो है वो रस्सी के पार्टिकल को उल्टा धक्का नहीं मार पाएगी। तो अगर मान लो यहां से क्रेस्ट ट्रैवल करता है तो रिटर्न भी क्रेस्ट ही होगा, क्रेस्ट आगे जाएगा, क्रेस्ट ही वापस रिटर्न आएगा, समझे। तो इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी रिवर्स नहीं हुई है, पार्टिकल जैसे जा रहा था वैसे ही जाके वापस रिटर्न आया है। पार्टिकल की वेलोसिटी अगर रिवर्स नहीं हुई है, सिर्फ वेव की वेलोसिटी रिवर्स हुई है, तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि नो फेज चेंज, वेव का फेज चेंज नहीं हुआ है। आई बात समझ में। तो एक सिंपल चीज आप याद रख सकते हो कि वेव का फेज चेंज सिर्फ और सिर्फ डेंसर मीडियम कर सकता है, सामने रेयर मीडियम नहीं कर पाएगा। तो ये तो भाई बात हो गई ट्रांसवर्स वेव की। लॉन्जिट्यूडनल वेव में भी ऐसे होगा, लेकिन एक फर्क है लॉन्जिट्यूडनल वेव में, वो याद रखना, क्रेस्ट ट्रफ बन के वापस आता है अगर सामने डेंसर रहा तो, क्रेस्ट ही रिटर्न हो जाएगा, ट्रफ ही रिटर्न हो जाएगा अगर सामने रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम इसको चेंज नहीं कर पाएगा, पार्टिकल की वेलोसिटी को रिवर्स नहीं कर पाता है। लेकिन अगर सपोज करो यहां पे मैं लॉन्जिट्यूडनल वेव की बात करूं, एक सेकेंड वाला केस लॉन्जिट्यूडनल वेव, अगर मैं लॉन्जिट्यूडनल वेव की बात करूं फ्रॉम डेंसर मीडियम, तो यहां पे भी वही चीज होता है कि डेंसर मीडियम से टकराएगा तो फेस चेंज हो जाता है, पर क्योंकि पार्टिकल्स इसमें आगे पीछे ऑसिलेट करते हैं, इसके वजह से होता क्या है कि अगर सपोज करो सामने कॉम्प्रेशन जा रहा है, तो कॉम्प्रेशन वापस देखो कैसे कॉम्प्रेशन जा रहा है, तो अब वो रेयरफैक्शन बन के वापस आने की कोशिश करता है। तो रेयरफैक्शन बनने के लिए क्या करता है, वो दीवार को धक्का मारता है,
पर दीवार क्या करता है, उसको धक्का लगता ही नहीं है, दीवार खुद ही वापस उसको धकेल देता है। और ये पार्टिकल्स अलग होने की कोशिश तो करते हैं पर हो नहीं पाते हैं, वैसे के वैसे रह जाते हैं। इसलिए अब जब कॉम्प्रेशन जाता है तो फैल ना पाने की वजह से वो कॉम्प्रेशन ही रह जाता है, ऐसे आप समझ सकते हो। तो कॉम्प्रेशन गया डेंसर मीडियम के सामने, वो रेयरफैक्शन बन नहीं पाता है, वो खुद रेयरफैक्शन बनना चाहता है पर बन नहीं पाता है। कॉम्प्रेशन गया, कॉम्प्रेशन ही रिटर्न आएगा। तो डेंसर मीडियम में कॉम्प्रेशन जा रहा है डेंसर मीडियम से टकरा के, तो कॉम्प्रेशन ही रिटर्न आ पाएगा। लेकिन क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल यहां जाना चाहता था, पार्टिकल की वेलोसिटी रिवर्स हुई है, यहां से यहां हो गई है, तो यहां पे फेज चेंज तो जरूर होगा। फेज चेंजेस बाय पाई रेडियन। मैंने कहा ना कि अगर सामने डेंसर मीडियम हो तो फेज चेंज होगा पाई रेडियन से, सामने रेयर मीडियम हो तो नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि डेंसर मीडियम में यहाँ पे क्रेस्ट ट्रफ बन के वापस आ रहा था, ट्रफ क्रेस्ट बन के, यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ जो है वही रिटर्न आएगा, सामने डेंसर मीडियम है तो जो है वही रिटर्न आएगा। और फ्रॉम रेयर मीडियम की अगर मैं बात करूं, फ्रॉम रेयर मीडियम की अगर हम बात करते हैं यहां पे, तब क्या होगा बताओ? तब रेयर मीडियम मतलब यहां पे सपोज करो कोई ऐसा मीडियम है, वैक्यूम है मान के चलते हैं, या एकदम लेस डेंसर मीडियम है और यहाँ पे ज्यादा डेंसर मीडियम है जिसके थ्रू आप एयर को भेज रहे हो या लॉन्जिट्यूडनल वेव को भेज रहे हो। तो ऐसे केस में क्या होगा बताओ? ऐसे केस में अगर कॉम्प्रेशन फैल कर रेयरफैक्शन बनना चाहता है तो वो फैल जाएगा, क्योंकि आगे रेयर मीडियम उसका कुछ नहीं कर पाएगी, उसे रोक नहीं पाएगी। तो कॉम्प्रेशन है तो फैल कर रेयरफैक्शन बन के रिटर्न आएगा। किस केस में? अगर सामने रेयर मीडियम है तो कॉम्प्रेशन गया, रिटर्न कौन आ रहा है? रेयरफैक्शन आ रहा है। कॉम्प्रेशन गया तो रेयरफैक्शन रिटर्न आ रहा है। अब यहां पे देखो पार्टिकल आगे जाके फैलना चाहता था तो आगे जाके फैल ही गया, तो पार्टिकल वेलोसिटी यहां पे रिवर्स नहीं हुआ है। वेव देखो हर केस में रिवर्स होगा, वेव गया वेव आया, वेव गया वेव आया, हर केस में वेव वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगा। पर जो पार्टिकल जा रहा था क्या वो रिवर्स हुआ? उसे आगे जाना था, आगे चला गया और फैल के वापस आ गया। तो कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन बन के आएगा, रेयरफैक्शन कॉम्प्रेशन बन के आएगा, क्योंकि यहाँ पे वेव वेलोसिटी सिर्फ रिवर्स हुआ है, पार्टिकल की वेलोसिटी को रिवर्स नहीं कर पाया रेयर मीडियम, तो यहाँ पे कोई फेस चेंज नहीं होगा, नो फेस चेंज। सिंपल बात। तो ये आपका रिफ्लेक्शन है बच्चों, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ खत्म। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, और यहाँ पे हम बात करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के बारे में। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ठीक है। देखो जो भी हम वेव की यहाँ पे बात करें तो उसे प्रोग्रेसिव वेव कहा जाता है। प्रोग्रेसिव वेव मतलब जो कंटिन्यूसली वेव आगे की ओर ट्रैवल करते चले जाती है, अगर हम उसे खुला छोड़ दे तो। जैसे मान लो मैं साउंड वेव मुंह से निकाल रहा हूँ, तो अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो जब तक इसके पास एनर्जी है ये आगे की ओर ट्रैवल करते जाएगी हर डायरेक्शन में, तो ये एक प्रोग्रेसिव वेव हो गया। मान लो आपके पास बड़ी लंबी सी रस्सी है और आपने वेव जनरेट कर दिया, तो कंटिन्यूसली बिना फॉर्म चेंज किए वो ट्रांसवर्स वेव वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ते चले जाएगा। तो ये जो भी वेव्स की हम बात कर रहे हैं ये प्रोग्रेसिव वेव होता है, समझे, जो कंटिन्यूसली आगे बढ़ता चला जाता है। प्रोग्रेसिव वेव की खासियत क्या है कि उसके जितने भी पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं, यहाँ पे वेव की बात कर रहा हूं मैं, प्रोग्रेसिव वेव में जितने भी पार्टिकल्स आपके ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं वो सारे के सारे सेम टाइम पीरियड, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करते हैं। मतलब हर पार्टिकल यहां से लेकर यहां तक ऑसिलेट करेगा, तो हर पार्टिकल यहीं से लेकर यहीं तक ही ऑसिलेट करेगा, सबका एम्पलीट्यूड सेम है। अगर ये पार्टिकल 2 सेकेंड में एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है तो हर पार्टिकल 2 सेकेंड में एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा। मतलब हर पार्टिकल का जो ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड है और एम्पलीट्यूड है, ये सब सेम होगा। ये प्रोग्रेसिव वेव की खासियत है, ठीक है। अब यहां पे देखो कि अगर मान लो 2 प्रोग्रेसिव वेव एक साथ एक पॉइंट पे आ जाए तब क्या होगा? प्रोग्रेसिव वेव अगर मान लो किसी पॉइंट पर आता है मीडियम के, तो उस मीडियम के उस पॉइंट को क्या करेगा? पार्टिकल को क्या करेगा? धक्का मार के ऑसिलेट करवाएगा। तो मान लो इस पॉइंट पे एक वेव यहां से आया और इसने से नीचे की ओर धक्का मारा, लेकिन उसी समय दूसरा वेव भी कहीं से आ रहा था, मान लो यहां से आ रहा था और इसने इसको धक्का यहां मारा। तो अगर मान लो दोनों वेव एक साथ पहुंच जाएंगे इस पे, तो एक नीचे धक्का मार रहा है, एक इधर धक्का मार रहा है, तब ये पार्टिकल जाएगा कहां पे?
अब ये पार्टिकल ना तो यहाँ जाएगा ना तो यहाँ जाएगा, बल्कि इन दोनों का रिजल्टेंट जहां होगा पार्टिकल वहीं जाएगा, ये पार्टिकल यहाँ जाएगा। तो ये किसी और डायरेक्शन में ऑसिलेट करना चालू कर देगा या किसी और एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेशन चालू कर देगा। तो ये ध्यान रहे कि अगर मान लो एक पॉइंट पे यहां तो 2 ही वेव आ रहा है, हो सकता है इस पॉइंट पे 3 वेव एक साथ आ जाए, तब क्या होगा? तब तीनों वेव उसको अपना अपना धक्का मारेंगे और तीनों वेव जो भी डिस्प्लेसमेंट करेंगे, अगर उन डिस्प्लेसमेंट को हम ऐड कर देते हैं, और ऐड क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ऐड जो है वो वेक्टर के हिसाब से ही होगा। तो वेक्टर के हिसाब से ऐड करने पर जहां रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बन रहा है पार्टिकल वहीं पे जाएगा, सीधी सी बात है, राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो भी हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की बात करेंगे, इसी को सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स बोलते हैं कि किसी एक पॉइंट पे अगर 2 या 2 से ज्यादा वेव्स एक साथ पहुंचता है तो हर एक वेव अपना अपना डिस्प्लेसमेंट वहां पे करवाएगा उससे, और ये पार्टिकल का जो भी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा सारे डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर के हिसाब से ऐड करके वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की ओर ये पार्टिकल जाएगा, जहां कहीं भी उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वहीं जाएगा वो। ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स होता है, ठीक है। अब ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का जो केस है, ये यहां पे हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ 2 वेव्स की बात करेंगे, मतलब 2 से ज्यादा वेव्स भी एक साथ एक पॉइंट पे आ सकते हैं, उनका सुपरपोजिशन होगा, पर फिलहाल इस चैप्टर में विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली 2 वेव्स। 2 वेव्स पे हम लोग रेस्ट्रिक्टेड होंगे और 2 वेव्स सुपरपोजिशन करेगा ऐसा हम लोग देखेंगे, और उसका अलग अलग केस देखेंगे। जिसमें सबसे सिंपल केस यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर मान लो 2 वेव्स एक साथ एक ही डायरेक्शन में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तब क्या होगा। मान लो 2 वेव्स एक साथ एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, एक वेव ऐसा जा रहा है और दूसरा वेव ऐसा जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है ना। तो आप देखोगे हर पॉइंट पे, जैसे मान लो ये पॉइंट है यहाँ पे ये वाला वेव जो है ऊपर धक्का मार रहा है, दूसरा ब्लू वाला वेव वो भी शायद यहीं पे धक्का मार रहा है, वो इतना धक्का मार रहा है, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, धक्का बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कैसा ना कि आपका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो कितना होगा ये हम चेक करते हैं। तो अगर ये 2 वेव है और मान लो एक वेव जो है व्हाइट वाला, उसका इक्वेशन है y1 इज इक्वल टू a1 साइन kx माइनस ओमेगा टी। अब देखो यहाँ पे आपका ओमेगा दोनों के लिए सेम होगा क्योंकि हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है। एम्पलीट्यूड अलग अलग है लेकिन फ्रीक्वेंसी हम दोनों का सेम मान के चलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, और वेवलेंथ भी हम सेम मान के चलेंगे दोनों का, तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों वेव का सेम है। तो ये पहले वेव का इक्वेशन हो गया, और ब्लू वाले वेव का इक्वेशन मैं मान के चलता हूं। अच्छा यहाँ पे एक और चीज है, इसका फेज भी आएगा ना, मान लो पहले वेव का फेज जो होगा वो φ1 होगा, और दूसरे वेव का इक्वेशन अगर मैं लिखूं यहाँ पे y2 इज इक्वल टू a2 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस φ2, तो ये दूसरे वेव का इक्वेशन हो गया। अब दोनों का जो रिजल्टेंट वेव बनाएगा, देखो जब दोनों वेव एक साथ एक ही पॉइंट पे से निकल रहे हैं तो इस लाइन में हर पॉइंट पे 2-2 वेव होंगे। जब हर पॉइंट पे 2-2 वेव मिलेंगे एक साथ तो ये मिला के आपका टोटल एक वेव बनाएगा। अब वो एक वेव कैसे भी जैसा भी होगा आपका, ये रिजल्टेंट वेव होगा दोनों का। तो इस रिजल्टेंट वेव का अगर मान लो पहले का एम्पलीट्यूड a1 है, दूसरे का एम्पलीट्यूड अगर a2 है, तो दोनों मिलकर जो एक वेव बना रहा है रिजल्टेंट वेव, अगर मैं उसका एम्पलीट्यूड a मान के चलूं तो ये इस a का क्या वैल्यू होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएगा। मान लो एक वेव ऐसा है और दूसरा वेव ऐसा है, तब तो एक ऊपर धक्का मार रहा है एक नीचे धक्का मार रहा है, तो एम्पलीट्यूड माइनस भी हो जाएगा। टोटल एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा यहाँ पे, a1 माइनस a2 हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में धक्का मार रहा है। लेकिन अगर मान लो एक वेव ऐसा जा रहा है दूसरा वेव ऐसे जा रहा है, तो दोनों अब देखो सेम डायरेक्शन में धक्का मार रहे हैं, तो ऐसे केस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसा होगा उसका एक इक्वेशन है हमारे पास, वो इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, इसका डेरिवेशन है लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट आप याद रख सकते हो, सीटी की बात है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ए, ऑसिलेशन जैसा ही इसका इक्वेशन है, a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos φ1 माइनस φ2 प्लस a2 स्क्वायर। सेम वैसा ही इक्वेशन है जैसा आपने ऑसिलेशन में देखा था कि 2 ऑसिलेशन जब एक साथ मिलते हैं और तीसरा बनाते हैं तो तीसरे का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये होता है। यहाँ पे तीसरे का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपको वेव का इस तरीके से दिख जाएगा, समझ गए।
इसमें बच्चों दो स्पेशल केस है, दो स्पेशल केस जिसमें अगर मान लो दो स्पेशल केस बता देता हूँ, जिसमें एक को बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स जो है, अगर मान लो कोई वेव एक ही लाइन में आगे ट्रैवल कर रहा है, दोनों वेव को हमने एक ही लाइन में भेज दिया, तो हर पॉइंट पे यहाँ पे आपको दो वेव दिखाई देंगे। तो इसमें कैसा ना कि वो दो वेव को किस तरीके से छोड़ा गया, जैसे मान लो पहले इस वेव को छोड़ा, उसके बाद कुछ टाइम के बाद दूसरे वेव को छोड़ा, दोनों वेव को छोड़ने का जो टाइमिंग है उसके हिसाब से दोनों वेव मिलकर कैसा वेव बनाएगा, रिजल्टेंट वेव, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि दोनों के वेव के को छोड़ने के बीच में गैप कितना है। जिस गैप के हिसाब से छोड़ोगे उस गैप के हिसाब से उनके बीच में फेज डिफरेंस आएगा या पाथ डिफरेंस आएगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें दो स्पेशल केस है। दो स्पेशल केस ये है कि एक तो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जैसे अगर मान लो आपने दो वेव को कुछ इस तरीके से छोड़ा कि एक वेव ऐसे गया और उसके बाद कुछ टाइम के बाद अगर आप दूसरे वेव को छोड़ रहे हो तो दूसरा वेव जो आपका वो ऐसे जा रहा है, तो आप देखोगे यहाँ पे कि आपने इस तरीके से दो वेव को छोड़ा है कि क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आ गया और ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ गया। तो इससे क्या होगा कि दोनों वेव दोनों को एक ही डायरेक्शन में धक्का मारेंगे और ऐसे केस में आपका वेव जो है उस वेव में दोनों का एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा, वेव बड़ा हो जाएगा, समझे। तो ऐसे केस में हम बोल सकते हैं कि अगर सपोज करो एक का एम्पलीट्यूड A1 है, दूसरे का एम्पलीट्यूड A2 है, तो क्योंकि एग्जैक्टली क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ रहा है, तो रिजल्टेंट जो वेव होगा उसका जो एम्पलीट्यूड A होगा दैट विल बी इक्वल टू A1 प्लस A2। सिंपल है, ठीक है। इसमें इंटेंसिटी आपको दे के रखा है, हाँ वो भी दिया है, चलो बाद में आता हूँ मैं। तो हम इस एम्पलीट्यूड को बोल देते हैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। इस केस में आपका जो एम्पलीट्यूड आ जाएगा मैक्सिमम आ जाएगा। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब आएगा, जब क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट होगा और ट्रफ के ऊपर ट्रफ होगा, जब दोनों डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये होता है आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऐसा कब होता है, जब आपका फेज डिफरेंस, दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस, अगर मान लो 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो या 6 पाई हो या n पाई हो, ठीक है। n पाई नहीं लिखेंगे हम लोग, 2n पाई लिखेंगे, 2n पाई हो। इन शॉर्ट 2n पाई लिख दिया हम लोगों ने, जहां पे n का वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0, n का वैल्यू 0, 1, 2, ये इंटीजर्स है। तो n का वैल्यू अगर 0 डालोगे इसमें तो 0 हो जाएगा, n का वैल्यू 1 डालोगे तो 2 पाई हो जाएगा, n का वैल्यू 2 डालोगे तो 4 पाई हो जाएगा, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो तो ऐसा केस आएगा। क्योंकि ऐसे केस में देखो क्या होता है आपका कॉस पाई जो है, कॉस φ1 माइनस φ2, फेज डिफरेंस मतलब φ1 माइनस φ2, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस मतलब फेज के बीच का डिफरेंस, दोनों के एंगल के बीच का डिफरेंस। ये जो φ1 माइनस φ2 लिखा है ना, दोनों का अपना अपना फेज होगा φ1 φ2, इन दोनों के एंगल के बीच का डिफरेंस, उसी को हम फेज डिफरेंस बोल रहे हैं। ये फेज डिफरेंस अगर ये सारे एंगल्स रहें तो आपको यहाँ पे 0, 1, 2, 3 इस तरह से मिल जाएगा। सॉरी, ये एंगल अगर आपके रहें तो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगा। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कॉस फाई का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है अगर आपका φ1 माइनस φ2 जो है वो ये सारे एंगल्स हुए तो। क्योंकि देखो φ1 माइनस φ2 अगर 0 होगा तो cos 0 1 होता है, φ1 माइनस φ2 अगर 2 पाई रहा तो cos 2 पाई भी 1 होता है, cos 4 पाई भी 1 होता है। तो ये सारे एंगल्स पे आपका cos φ1 माइनस φ2 1 हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास रिजल्टेंट इक्वेशन ए क्या आ जाएगा बताओ, a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos φ1 माइनस φ2 प्लस a2 स्क्वायर, यही है ना। तो अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई क्या हो जाएगा बताओ, cos फाई का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो cos फाई विल बी 1 और प्लस a2 स्क्वायर। अब देखो a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 प्लस a2 स्क्वायर किसका फॉर्मूला बन गया, a1 प्लस a2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। स्क्वायर और रूट हट जाएगा तो a विल बी इक्वल टू a1 प्लस a2 आ जाएगा, और यही आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो रिजल्टेंट वेव का होगा वो तब होगा जब ये सारे फेज डिफरेंसेस होंगे दो वेव के बीच में, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, और वेव का क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आ जाएगा, ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ जाएगा और एम्पलीट्यूड सीधा दोनों का ऐड हो जाएगा।
इस केस को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कि आपका जो वेव है उसका दोनों वेव्स का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। कई बार अच्छा इसमें अगर मैं फेज डिफरेंस की बात करूं तो फेज डिफरेंस क्या होगा, सॉरी फेज डिफरेंस तो है ना, पाथ डिफरेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। तो पाथ डिफरेंस क्या होगा बताओ। देखो अगर मैं इस फॉर्मूले पे जाऊं, ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है कहाँ गया, ये मैंने आपको लिख के दिया था फॉर्मूला। तो यहाँ पे अगर देखो इस फॉर्मूले पे जाओगे तुम, ये फॉर्मूला आपको फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में रिलेशन दे देगा, डेल्टा फाई अपॉन 2 इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय लैम्डा। तो अगर आप यहाँ पे डेल्टा फाई फेज डालोगे सबका, तो आपको डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस पता चल जाएगा। तो इस फॉर्मूला में अगर सपोज करो आप 0 वैल्यू डालोगे तो आपको पाथ डिफरेंस भी 0 मिलेगा, 2 पाई डालोगे तो पाथ डिफरेंस लैम्डा मिल जाएगा, 4 पाई डालोगे तो पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ऐसा मिलता चला जाएगा। इसका मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो, n लैम्डा लिख सकते हो, n 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो दो वेव के बीच में अगर ये फेज डिफरेंस है या ये पार्ट डिफरेंस है, फेज डिफरेंस मतलब और ये इवन है ना, इवन नंबर्स है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। पार्ट डिफरेंस मतलब इंटीग्रल, सारे इंटीजर्स इसमें 0 1 2 3 4 5, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो हम बोलेंगे कि आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, दोनों वेव एक साथ, एम्पलीट्यूड दोनों वेव का जुड़ जाएगा और एक बड़ा वेव बन जाएगा। ये होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। समझ गए। एक एग्जांपल आपको मैं बस समझा देता हूं, उसके बाद आप आइडिया लगा लेना। जैसे एक वेव आपने भेजा और ये ऑलरेडी इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद अब आप यहां से क्या कर रहे हो, दूसरा वेव भेज रहे हो। और ये दूसरा वेव जो है, देखो वेव हम स्टार्ट करेंगे तो किसी एक मान के चलो वेव हम नीचे से ही स्टार्ट करते हैं। तो मान लो एक वेव स्टार्ट किया आपने और ये वेव यहां जब पहुंच चुका था तब दूसरा वेव स्टार्ट किया आपने। तो जब दूसरा वेव आपने इतना डिस्टेंस ये ऑलरेडी कवर कर चुका था तब स्टार्ट किया है, तो आपका दूसरा वेव मान लें ब्लू कलर का, वो ऐसे जाएगा। उसी समय उसी दौरान पहला वेव जो है व्हाइट वाला, वो तो अपना कंटिन्यू करेगा ही। तो ये दोनों वेव अब आगे जाके इसी तरह से मिल जाएंगे। अब बताओ इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है कि डिस्ट्रक्टिव? वैसे बात है कि दोनों के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ आया। इस केस में आप पाथ डिफरेंस निकालो। देखो व्हाइट वाला वेव जो है वो यहां से लेकर यहां तक आया, तो टोटल कितना पाथ है बताओ। देखो एक साइकिल कंप्लीट होने पर लैम्डा डिस्टेंस, 2 साइकिल कंप्लीट होने पर 2 लैम्डा। तो व्हाइट वाले का टोटल पाथ 2 लैम्डा है और ब्लू वाले का टोटल पाथ कितना होगा बताओ, उसने एक ही साइकिल कंप्लीट किया है तो लैम्डा होगा। दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस अगर तुम चेक करोगे तो कितना मिलेगा तुम्हें, 2 लैम्डा माइनस लैम्डा दैट इज इक्वल टू लैम्डा। तो हमें क्लियरली दिख रहा है पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा है तो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव मैं आपको यहाँ पे क्लियरली समझा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं वेव ऑप्टिक्स में नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये चीज फिर रिपीट होगा वहां पे वेव ऑप्टिक्स में, पर वहां पे मैं नहीं समझाने वाला हूँ, यहाँ पे मैं डिटेल में समझा दे रहा हूँ। अच्छा फेज डिफरेंस चेक कर लेते हैं, चलो फेज डिफरेंस दोनों के बीच में। तो पहले व्हाइट वाले वेव का देखते हैं। देखो आप लोगों को पता है कि पार्टिकल अगर एक ऑसिलेशन कंप्लीट करती है तो वेव एक साइकिल कंप्लीट करके यहाँ पे आ जाती है, ये तो पता है ना। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो वेव ने एक साइकिल और 2 साइकिल कंप्लीट किया है, मतलब इस पार्टिकल ने 2 ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिए होंगे। तो हम सिर्फ पहले वाले पार्टिकल का फेज कंपेयर करते हैं। तो अगर इसने 2 ऑसिलेशन कंप्लीट किया है तो इसका फेज कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा, 2 पाई 2 पाई 4 पाई। लेकिन ब्लू वाले ने एक ही ऑसिलेशन कंप्लीट किया है, तो इतने टाइम में ब्लू वाले ने एक ही ऑसिलेशन कंप्लीट किया, तो इसका फेज कितना हो जाएगा, 2 पाई। अब दोनों व्हाइट और ब्लू वाले वेव के बीच में डिफरेंस कितना है फेज का, 4 पाई माइनस 2 पाई दैट इज इक्वल टू 2 पाई। तो 2 पाई फेज डिफरेंस और लैम्डा पार्ट डिफरेंस पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आता है, आप देख चुके हो। तो देखो 2 पाई फेज डिफरेंस, लैम्डा पार्ट डिफरेंस क्या आ रहा है बताओ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का ही कंडीशन आ रहा है ना। वैसे ही अगर मान लो वेव को और लेट छोड़ोगे तुम, तो तुम देखोगे कि इवन अगर दोनों वेव के बीच में 2 लैम्डा का पार्ट डिफरेंस और 4 पाई का फेज डिफरेंस हो तब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगा, समझे। तो ये सारे कंडीशंस आपके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के हैं। एक और इंटरफेरेंस होता है, ये भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, जिसको कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का एक केस है कि 2 वेव को इस तरीके से सुपर इम्पोज करो एक ही लाइन में, 2 वेव को एक ही लाइन में छोड़ देने के बाद, अगर सपोज करो जैसे मान लो ये पहला वेव है
ये आपका ऐसे जाता है, और दूसरा वेव आपने कुछ इस तरीके से छोड़ा कि दूसरा वेव ऐसे आ जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा बताओ, किसी भी पार्टिकल को ब्लू वाला वेव नीचे धक्का मारेगा और व्हाइट वाला वेव जो है ऊपर धक्का मारेगा। अगर दोनों ऐसा हर पॉइंट पे होगा, याद रखना। और अगर दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम रहा, धक्का सेम रहा, तो रिजल्टेंट वेव तो सीधा सीधा जीरो हो जाएगा, समझे? क्योंकि एक ऊपर धक्का मारा, एक नीचे धक्का मारा, दोनों का एम्पलीट्यूड अगर सेम है तो वेव आपका जीरो। लेकिन अगर मान लो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, मान लो व्हाइट वाले का ज्यादा है A1 और ब्लू वाले का कम है A2, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर आप देखोगे तो थोड़ा हल्का सा A1 माइनस A2 हो जाएगा। मतलब ऊपर ज्यादा धक्का लग रहा है, नीचे कम लग रहा है, तो ऊपर वाले में से नीचे माइनस हो जाएगा। जो बचा हुआ एम्पलीट्यूड है वही रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड होगा, और दैट विल बी इक्वल टू A1 माइनस A2, और ये आपका मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा। दोनों एम्पलीट्यूड सेम हो जाए तो ये सीधा जीरो हो जाएगा। इसमें भी देखो, अगर दोनों एम्पलीट्यूड सेम हो जाए तो ये सीधा डबल हो जाएगा। मान लो इसका भी A है, इसका भी A है, तो A प्लस A 2A हो जाएगा, और अगर नहीं है तो A1 प्लस A2, और इसमें अगर सेम हो जाए तो जीरो हो जाएगा, और नहीं है तो एम्पलीट्यूड बहुत छोटा है, बहुत कम होगा। तो ऐसे केस में इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन क्या है, तो इसका भी कंडीशन देखो। इस केस में ये कब होता है, जब फेज डिफरेंस आपका, फेज डिफरेंस φ1 माइनस φ2 जो है आपका, वो होता है पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे 2n माइनस 1 पाई लिख देता हूँ मैं। इस बार n का वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट होगा। देखो n का वैल्यू, ये ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा जाता है 2n माइनस 1। यहाँ पे n का वैल्यू 1 डालोगे तो कितना हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, पहला वाला आ गया। n का वैल्यू डालोगे 2 तो 3 पाई आ जाएगा, n का वैल्यू 3 डालोगे तो 5 पाई आ जाएगा। अगर ये फेज डिफरेंसेस रहें तो आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगा। और अगर मैं पाथ डिफरेंस की बात करूं तो हमारे पास जो फॉर्मूला था उसके हिसाब से अगर पाथ डिफरेंस निकालोगे तो पाई के लिए आता है λ/2, 3 पाई के लिए 3 λ/2, 5 पाई के लिए 5 λ/2 एंड सो ऑन। और यहाँ पे n का वैल्यू आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है। सॉरी, इसको तुम क्या लिख सकते हो, 2n माइनस 1 λ/2, और यहाँ पे भी आपका n का वैल्यू 1 से ही स्टार्ट हो रहा है। तो अगर फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई रहा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, और पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 रहा, 1 λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, तब आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगा। ठीक है, इसका रीजन भी यहाँ पे देखो, आप a का वैल्यू चेक कर सकते हो। जैसे एम्पलीट्यूड जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos φ1 माइनस φ2 प्लस a2 स्क्वायर। अब देखो cos φ1 माइनस φ2 जो होता है उसका वैल्यू आपका -1 होता है अगर φ1 माइनस φ2 का वैल्यू ये सारे एंगल्स हुए तो पाई, 3 पाई, 5 पाई। cos पाई का वैल्यू -1 होता है, cos 3 पाई का वैल्यू भी -1 होता है, cos 5 पाई का वैल्यू भी -1 होता है, समझे? तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्योंकि ये सारे वैल्यूज हम ले रहे हैं तो cos φ1 माइनस φ2 का वैल्यू -1 रख दो, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट a1 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 प्लस a2 स्क्वायर हो जाएगा। यही होगा ना, a1 स्क्वायर माइनस, देखो cos φ1 माइनस φ2 -1 हो गया, ऐसे आ जाएगा। अब ये हम लोग को पता है कि a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया अंडर रूट, तो ये हट जाएगा तो a1 माइनस a2 हो जाएगा, ये a आ गया। और यही आपका मिनिमम एम्पलीट्यूड होता है, और इसमें तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम का यही फॉर्मूला हो जाता है आपका a1 माइनस a2, और ये आपका माइनस आ जाएगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा। जैसे अगर मान लो आपने क्या किया, एक वेव को पास होने दिया पहले, जब एक वेव यहाँ से यहाँ आया तभी आपने दूसरा वेव स्टार्ट कर दिया, और दूसरा वेव आपने यहाँ से स्टार्ट किया। तो दूसरा वेव अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे और वो एक साइकिल कंप्लीट करता है तो इतने टाइम के दौरान ये क्या करेगा बताओ, ये भी एक क्रेस्ट ऑफ कवर कर लेगा, पर क्योंकि यहाँ से ऐसे आया था तो ऊपर से नीचे जाएगा ऐसे। अब इसके बाद ये आगे कंटिन्यू ऐसे करेगा और ब्लू वाला कंटिन्यू ऐसे करेगा। तो आप देख सकते हो
कि ब्लू और व्हाइट के बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, एक ऊपर धकेल रहा है, ब्लू वाला नीचे धकेल रहा है, क्रेस्ट के ऊपर आ गया ट्रफ, ट्रफ के ऊपर आ गया क्रेस्ट। जब ये सिचुएशन बनता है तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का सिचुएशन होता है। अब हम लोग दोनों का फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। बात करते हैं व्हाइट वाले की। व्हाइट वाले में पहले फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। व्हाइट वाले का फेज कितना है बताओ। देखो, एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया तो फेज होता है 2 पाई। मान लो हम आधा ऑसिलेशन मान के चलते हैं, आधा प्लस आधा प्लस आधा, 3 आधे ऑसिलेशंस हुए। देखो ये पूरा एक ऑसिलेशन हो गया ना, तो सिर्फ एक हिस्सा रहेगा क्रेस्ट का या फिर ट्रफ का, तो आधे ऑसिलेशन का होगा, आधा प्लस आधा प्लस आधा, 3 आधा ऑसिलेशन होगा। एक पूरे ऑसिलेशन का फेज 2 पाई होता है, आधे का कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अब इसने 3 आधे ऑसिलेशंस किए हैं तो व्हाइट वाले का फेज 3 पाई होगा। और ब्लू वाले का बताओ। ब्लू वाले ने देखो आधा प्लस आधा, मतलब एक टोटल ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया ना, तो इसका फेज 2 पाई हो जाएगा। तो बताओ दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 3 पाई माइनस 2 पाई दैट इज इक्वल टू पाई। पाई फेज डिफरेंस पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। वैसे ही अगर सपोज करो और डिफरेंस ले आओगे, मतलब अगर मान लो वेव को तुमने और जाने दिया होता और उसके बाद फिर दूसरा वेव आता और दोनों वेव के बीच में अगर 3 पाई का फेज डिफरेंस होगा तो भी आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही दिखाई देगा। अच्छा, पाथ डिफरेंस चेक कर लेते हैं भाई। पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस में देखते दोनों ने पाथ कितना कवर किया है। अब एक ने देखो कितना कवर किया है, ये पूरा लैम्डा, और देखो पूरा एक क्रेस्ट ट्रफ मिला के लैम्डा होता है, तो सिर्फ एक क्रेस्ट या एक ट्रफ मिला के कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 होगा। तो देखो लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2, इसका 3 लैम्डा बाई 2 टोटल पाथ है। और ब्लू वाले का कितना है, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2, टोटल हो गया लैम्डा, ये पूरा एक लैम्डा हुआ, माइनस लैम्डा, देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका लैम्डा बाई 2 आंसर आ जाएगा, है ना। तो देखो पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 आ रहा है। अगर पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 आए तो भी ये सिचुएशन बनेगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही बनेगा ऐसे केस में। तो अगर पार्ट डिफरेंसेस ये सारे हैं, फेज डिफरेंसेस ये सारे हैं, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, आपका एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ और ट्रफ के ऊपर क्रेस्ट आ जाएगा। अगर ये सारे कंडीशन है फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस के, तो आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, मतलब क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ हो जाएगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। समझ गए। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इंटेंसिटी की बात करूं तो एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी का भी इक्वेशन याद रखना, मैं यहीं पे बता रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि सारे कॉन्सेप्ट जो है आपके वेव ऑप्टिक्स अगले चैप्टर में रिपीट होंगे, तो ये वाला हिस्सा जो मैं यहीं करवा रहा हूं तो वापस मैं रिपीट करने वाला नहीं हूं, आपको याद रखना है। अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं तो एम्पलीट्यूड से, देखो इंटेंसिटी जो होता है किसी भी वेव का, वो याद रखना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा I1 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 cos phi1 माइनस phi2 और प्लस I2 हो जाएगा, समझे। ये इस तरह का इंटेंसिटी का इक्वेशन बनता है। तो इसमें स्क्वायर टर्म नहीं आता है, क्योंकि देखो आपका जो इंटेंसिटी होता है वो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है, मतलब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जो होता है वो आप इंटेंसिटी मान सकते हो। तो यहाँ पे देखो अगर मैं रिजल्टेंट इक्वेशन की बात करूँ यहाँ पे, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी, तो ये A1 स्क्वायर मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी I1 आ जाएगा, 2 यहाँ पे अंडर रूट I1 I2, क्योंकि ये A1 A2 का स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, तो रूट में आ जाएगा इंटेंसिटी, 2 I1 I2 cos phi1 माइनस phi2 प्लस I2, वो इक्वेशन यहाँ पे लिख दी है। अगर मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करूं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है बताओ, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है और उसका फॉर्मूला होता है A1 प्लस A2। तो अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे इंटेंसिटी डिपेंड करता है, तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगा। इंटेंसिटी मैक्सिमम विल बी प्रोपोर्शनल टू A मैक्स का स्क्वायर, और इंटेंसिटी मैक्सिमम विल बी प्रोपोर्शनल टू A मैक्स का स्क्वायर मतलब A1 प्लस A2 का स्क्वायर। तो एक इक्वेशन आप यहां से पकड़ लो मैक्सिमम इंटेंसिटी का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। अगर मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करूं
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, आपका इंटेंसिटी मिनिमम होता है, सॉरी एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है, एंड दैट मिनिमम एम्पलीट्यूड इज A1 माइनस A2। तो आपकी इंटेंसिटी भी मिनिमम होगी, मिनिमम इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू मिनिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो मिनिमम इंटेंसिटी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए मिनिमम का वैल्यू डाल दो A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिल गया। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप डिवाइड कर दोगे I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम, तो क्या आ जाएगा, I मैक्सिमम का A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन भी डायरेक्ट कहीं भी यूज करने को आ सकता है, इसको भी आप याद कर सकते हो। हाँ, इसमें एक और इक्वेशन है, A1 को आप लिख सकते हो अंडर रूट I1 और A2 को लिख सकते हो आप अंडर रूट I2 का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ये भी इक्वेशन है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इंटेंसिटी से रिलेटेड पार्ट आपका यहाँ पे होता है खत्म, और आगे हम लोग बात करेंगे बच्चों यहाँ पे स्टेशनरी वेव के बारे में। तो अब स्टेशनरी वेव क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। देखो, स्टेशनरी वेव भी जो है वो भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की वजह से ही बनता है। मतलब स्टेशनरी वेव जो है वो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का ही एक रिजल्ट है। स्टेशनरी बराबर है ना, स्टेशनरी वेव। हाँ, स्टेशनरी का मतलब होता है जो रुका हुआ हो। देखो, अभी तक हम लोग ने जो वेव की बात की थी, वेव में एनर्जी ट्रांसफर हो रहा था और वेव आगे कंटिन्यूसली भाग रहा था, जिसको हम लोग ने प्रोग्रेसिव वेव बोला था। पर ये थोड़ा सा अलग टाइप का वेव है। एक्चुअली में ये एक वेव भी है और ऊपर से रुका हुआ भी है, ये एक स्टेशनरी वेव है। स्टेशनरी वेव बेसिकली क्या होता है, दो पॉइंट के बीच में फिक्स हो जाता है। मतलब मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ये स्टेशनरी वेव अगर है, तो ये कुछ इस तरीके से फिक्स हो जाएगा इन दो पॉइंट्स के बीच में और ऑसिलेट करता जाएगा। इसके पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं लेकिन वेव आगे नहीं बढ़ता है। ये एक लूप की फॉर्म में इस तरह का आपको कुछ वेव दिखाई देगा इस तरीके से। जैसे मान लो आप रस्सी को पकड़ो और रस्सी का एक एंड बांध दो यहाँ से, और दूसरे एंड को कंटिन्यूसली काफ़ी फास्ट अगर आप उसको घुमाते हो तो रस्सी कुछ इस तरीके का वेव प्रोड्यूस करती है। ये वेव यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में ही रहता है और आगे ट्रैवल नहीं करता है, न यहाँ पे ट्रैवल करता है न यहाँ पे ट्रैवल करता है। इसमें होता है क्या कि एक वेव यहाँ से आता है, इंसिडेंट वेव, ये इससे टकराता है दीवार से और उसके बाद फिर रिफ्लेक्ट हो जाता है। और जो वेव जा रहा है, इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव, ये दोनों आपस में सुपर इम्पोज हो जाता है, इन दोनों का सुपर पोजिशन हो जाता है। क्योंकि हर पॉइंट पे अब जब ये वेव रिटर्न आता है तो हर पॉइंट पे दो वेव्स होते हैं, एक गया हुआ इंसिडेंट वेव और एक आया हुआ रिफ्लेक्टेड वेव। तो हर पॉइंट पे क्योंकि दो वेव है तो आप इसे बोल सकते हो कि ये सुपर पोजिशन ऑफ वेव का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे सुपर पोजिशन ऑफ वेव हुआ है। जब आप मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करोगे, जैसे मान लो पहला वेव है, पहले वेव का इक्वेशन आप लिखो y1 इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी, और दूसरे वाले वेव का आप लिखोगे a साइन kx प्लस ओमेगा टी, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों वेव जब सुपर इम्पोज होंगे तो फाइनली आपको जो इक्वेशन मिलेगा वो इक्वेशन मिलता है y इज इक्वल टू 2a कॉस, इसको स्मॉल a ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, स्मॉल a दोनों का एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो आपको इक्वेशन मिलेगा 2a कॉस kx साइन ओमेगा टी। आपके बुक में जो है वो 2 पाई एक्स बाय लैम्डा दे के रखा हुआ है, पर ठीक है आप ये इक्वेशन याद रखोगे तो चलेगा, क्योंकि k का वैल्यू 2 पाई एक्स बाय लैम्डा आप डालोगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा, और वहाँ पे फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में दिया हुआ है। पर आप इस तरीके से याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है a साइन ओमेगा टी, ये रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन है। और यहाँ पे आप देख सकते हो a जो है वो किसके जगह पे आ रहा है, 2a cos kx की जगह पे, 2a cos kx, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखना, शायद मैं वहाँ पे भूल गया था बताना, तो मैं एक काम करता हूँ, वापस उस पर जाता हूँ, मैं आपको वहीं पे बता देता हूँ कहाँ गया ये पहला केस। यहाँ पे हम लोग डिस्कशन किया था ना, राइट। ये देखो अगर सपोज करो मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी, या फिर y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस kx।
अगर आपको एक ऐसा इक्वेशन दिखता है जहाँ पे के एक्स और ओमेगा टी में से एक प्लस है और एक माइनस है, ओमेगा टी यहाँ पे माइनस है, के एक्स प्लस है, यहाँ पे के एक्स माइनस है, ओमेगा टी प्लस है, अगर आपको ऐसा कोई इक्वेशन दिखता है तो आप समझ लो कि आपका वेव जो है ट्रैवल्स इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। आपका वेव एक्स एक्सिस के लॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है आपका वेव। ये इक्वेशन से आपको पता चल जाएगा कि एक्सिस के किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, आगे जा रहा है वेव कि पीछे जा रहा है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कोई भी हो सकता है, तो आपका वेव ट्रैवल्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। लेकिन अगर सपोज करो आपका वेव कुछ ऐसा रहा, इक्वेशन ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी या फिर वाई इज इक्वल टू ए साइन माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी, इन दोनों ही केसेस में आपका वेव जो है ट्रैवल्स इन नेगेटिव डायरेक्शन, travels along negative x-axis, negative x-axis। तो हम क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, जैसे पहला वाला इक्वेशन आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए ले लो और ये वाला इक्वेशन आप नेगेटिव के लिए ले लो, या फिर ये वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए ये वाला नेगेटिव के लिए ले लो, कोई भी ले सकते हो। बस ये दोनों इक्वेशन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के लिए यूज किया जाएगा अगर आपका वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग ट्रैवल कर रहा है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो हमने क्या किया, हमने ये पहला वाला यहाँ का और दूसरा वाला यहाँ पे, दूसरे वाले केस में पहला वाला, इन दोनों इक्वेशन को उठाया। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए के एक्स माइनस ओमेगा टी और के एक्स प्लस ओमेगा टी नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए। तो आप देखो यहाँ पे जो स्टेशनरी वेव की हम बात कर रहे थे, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये आपका वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग ट्रैवल कर रहा है, और y2 वाला केस जो है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो दोनों पॉजिटिव है आपका। जब आप दोनों को ऐड करोगे, टोटल इक्वेशन ढूंढोगे पूरे वेव का, तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन है। और यहाँ पे जो आपको a मिलता है एम्पलीट्यूड इसका, वो एम्पलीट्यूड का वैल्यू होता है 2a cos kx। थोड़ा सा मैंने नोटेशंस बदल दिया है, तरीका बदल दिया है टेक्स्ट बुक से, पर ये मुझे लगता है थोड़ा आसान लगता है मुझे, इसकी वजह से मैं आपको ये वाला तरीका बता रहा हूँ। आपके टेक्स्ट बुक में लैम्डा और n के टर्म्स में दिया हुआ है। अच्छा, एक इक्वेशन और लिखाना था, मुझे पता नहीं मैंने लिखाया था कि नहीं लिखाया था, v इज इक्वल टू एन लैम्डा वाला, आई थिंक वो भी नहीं लिखाया मैंने क्या, ठीक है। चलो एक इक्वेशन और याद रखो, v इज इक्वल टू एन लैम्डा, v इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये एक वेव के लिए वैलिड है, वेलोसिटी ऑफ वेव का इक्वेशन है, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव, जहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव है, n फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा वेव लेंथ है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, इवन लोअर स्टैंडर्ड्स में हम 9th वगैरह में पढ़ते हैं, इसे नहीं भी पढ़ा, याद नहीं आपको, तो v इज इक्वल टू एन लैम्डा याद रखो, किसी भी वेव के लिए वैलिड है, किसी भी वेव की वेलोसिटी का इक्वेशन है, वेव वेलोसिटी v इज इक्वल टू एन लैम्डा। चलिए ठीक है, तो अगर मान लो मैं दो वेव्स ऐसे लेता हूँ, यहाँ पे हमने क्या किया, दो वेव्स हमने ऐसे लिए जो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, दोनों वेव्स आइडेंटिकल है, मतलब दोनों वेव्स में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे दो वेव्स जो आइडेंटिकल हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हो और सुपर इम्पोज कर लें, तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगा वो स्टेशनरी वेव बनता है, और ये रिजल्टेंट वेव आपका जो है वो स्टेशनरी वेव है। अब ये स्टेशनरी वेव है, ये पता कैसे चलता है, पहली बात तो ये, तो आप देखोगे कि आपका रिजल्टेंट वेव में के एक्स वाला टर्म गायब है, मतलब वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग ट्रैवल ही नहीं कर रहा है, तो रेस्ट पे आ गया। और इस वे में एक और खास बात यह है कि इसका जो एम्पलीट्यूड है ये फिक्स नहीं है, आप देख सकते हो नॉर्मल वेव का एम्पलीट्यूड फिक्स रहता है, कांस्टेंट होता है कि हर एक पार्टिकल का इतना ही एम्पलीट्यूड होगा और ऐसे ऑसिलेट होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड एक्स पे डिपेंड करता है, अलग अलग एक्स के लिए आपका एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा। तो ये जो आप वेव देख रहे हो ये कुछ ऐसे होता है, जैसे मान लो ये पार्टिकल्स है आपके, ठीक है, और ये इस तरीके से ऑसिलेट हो रहा है, लूप के फॉर्म में ऑसिलेट हो रहा है। एक सेकेंड, ये इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, ये एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड, ये मैं बना दूँ पहले रेफरेंस लाइन। तो ये मान लो आपके पार्टिकल हैं, ये इस तरीके से, अभी अलग अलग लूप में इस तरीके से आपको लूप दिखता है स्टेशनरी वे में। तो इसमें होता है क्या, देखो इसका जो एम्पलीट्यूड होता है अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग होता है, ठीक है। अब इसमें अगर आप इसको देखोगे तो ये पार्टिकल जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑसिलेट करेगा, ठीक है।
फिर उसके बाद अगला वाला पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, वो यहाँ से लेकर यहीं तक ऑसिलेट करेगा, ये पूरा ऊपर जाएगा, ये यहीं तक आएगा और ये ऐसे ऑसिलेट होगा। अच्छा, ये वाला पार्टिकल तो यहीं इसी में ऑसिलेट करेगा, तो इसका एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा है, इसका कम है, इसका कम है, और ये वाला पार्टिकल तो ऑसिलेट ही नहीं करेगा, उसका एम्पलीट्यूड सीधा 0, वो हमेशा रुका हुआ रहेगा। नॉर्मल वेव में ऐसा नहीं होता, नॉर्मल वेव में हर पार्टिकल सेम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करता है। यहाँ पे ये पार्टिकल इतने में ही वाइब्रेट करेगा, ऐसे ऐसे। अब देखो ये ऊपर जा रहा है पूरा, ऐसे आ रहा है, और ये इतने में ही वाइब्रेट कर रहा है, और ये तो भाई बैठा हुआ है यहाँ पे, ये तो बिल्कुल भी ऑसिलेट नहीं कर रहा है। फिर आगे जाओगे तो ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है बढ़ने लगेगा, और बीच में फिर से आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा, और फिर बाद में एम्पलीट्यूड कम होने लगेगा। इसी तरीके से आपका पीरियोडिकली एम्पलीट्यूड का वैल्यू चेंज होता रहता है, किसमें? स्टेशनरी वेव में। तो जो पार्टिकल बिल्कुल ऑसिलेट ही नहीं करता है, जो पॉइंट मीडियम का जहाँ पे कोई ऑसिलेशन ही नहीं होता या एम्पलीट्यूड 0 होता है, उसे हम लोग नोड बोलते हैं। ये नोड हो जाएगा। जहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है उसको हम लोग एंटी नोड बोलते हैं, ठीक है। और इस तरीके से पार्टिकल्स बस ऊपर नीचे ऑसिलेट करते हैं अलग अलग एम्पलीट्यूड के साथ, पर वेव कहीं आगे ट्रैवल नहीं करता है, ठीक है। आपके वेव के इक्वेशन में, रिजल्टेंट वेव के इक्वेशन में कहीं भी आपको x नहीं दिखाई देगा, x है ही नहीं, तो ये आपका वेव जो है वो फिक्स है इस तरीके से, और इन दो पॉइंट्स के बीच में, और इसके अलग अलग पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा। अच्छा, दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस जो होगा, दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस, जैसे ये एक नोड हो गया और ये एक नोड हो गया, उसके बीच का डिस्टेंस λ/2 होता है। मतलब एक के जस्ट बाद का जो नोड के बीच का डिस्टेंस होता है λ/2 होता है। दो एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस, एक ये हो गया और ये एक ये हो गया, दो एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस भी λ/2 होता है, ठीक है। एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस आपका λ/4 होता है। ये चीजें आप ध्यान में रखना, नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/4, एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2, नोड टू नोड का डिस्टेंस होता है आपका λ/2, ठीक है। एक और बात, अगर आपका लूप एडजेसेंट है या मान लो सेम लूप है, जैसे ये एक लूप है, इस लूप में सारे के सारे पार्टिकल्स जो है वो एक साथ इन फेज वाइब्रेट करेंगे। इन फेज का मतलब होता है कि वो एक साथ पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, एक साथ ऊपर जाएंगे, एक साथ नीचे आएंगे। कोई भी दो पार्टिकल को पकड़ लो, उनका स्टेट ऑफ वाइब्रेशन सेम होगा, ये ऐसे ऊपर गए, ये ऐसे नीचे आए, ऐसे 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 से एक साथ वाइब्रेट होंगे। अगर ये पार्टिकल और ये पार्टिकल की बात करो, दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, स्टेट ऑफ वाइब्रेशन सेम है। अगर ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे गया तो ये भी चला जाएगा, ये मिनिमम पे आया तो ये भी मिनिमम पे आएगा, ये फिर वापस नीचे एक्सट्रीम पोजीशन पे गया तो ये भी आ जाएगा, और ये इसी तरह से ऑसिलेट होगा। ऐसा कोई भी दो पार्टिकल पकड़ोगे तो आपस में ये क्या होंगे, सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन होगा, एक साथ ऊपर जाएंगे, एक साथ नीचे आएंगे। लेकिन अगर मान लो एडजेसेंट अगर आप लूप लेते हो, तो एडजेसेंट लूप में कोई भी पार्टिकल अगर आप उठाते हो, मतलब एक पार्टिकल यहां से उठाओ और एक पार्टिकल दूसरे लूप से उठाओ, तो ये आपस में क्या होगा, इनका ये आउट ऑफ फेज होते हैं। एडजेसेंट लूप में जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री। तो 180 डिग्री से फेज डिफरेंस होता है, इसका मतलब एक पार्टिकल अगर ऊपर जाएगा तो एक नीचे आएगा, और ये इस तरह से ऑसिलेट होंगे, समझे। और अगर मान लो कोई भी पार्टिकल पकड़ो इसका और कोई भी पार्टिकल पकड़ो इसका, तो ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे के एक्सट्रीम पे गया तो एक ऊपर के एक्सट्रीम पे जाएगा, मीन पे तो मीन पे आ जाएगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में भागता रहेगा, ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते हैं। तो इसका मतलब ये सारे के सारे पार्टिकल्स एक ही लूप के एक साथ ऊपर जाएंगे, एक साथ नीचे आएंगे, एक साथ नीचे के एक्सट्रीम में जाएंगे, और ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेंगे। लेकिन इसका जो एडजेसेंट लूप का पार्टिकल है वो आपका आउट ऑफ फेज होगा। तो अगर मान लो ये एक साथ ऊपर जा रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक साथ नीचे आ जाएगा, और ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ये एक साथ ऊपर गया तो ये एक साथ नीचे आ जाएगा, और ये अगर मान लो बीच में आता है तो ये भी बीच में आ जाएगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे, ये नीचे आ जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, और ऐसे ऐसे ऑसिलेट होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। वैसे ही इस लूप वाले पार्टिकल्स के साथ रिलेशन है, और इस तरीके से ऑसिलेट होते चले जाएंगे। सेम लूप के पार्टिकल्स इन फेज एक साथ ऊपर नीचे, एडजेसेंट लूप के पार्टिकल, एक पार्टिकल यहां से और एक पार्टिकल यहां से लोगे तो दे आर आउट ऑफ फेज, ठीक है, एक ऊपर तो दूसरा नीचे। इस तरीके से आपका स्टेशनरी वेव जो है वो फॉर्म होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। स्टेशनरी वेव्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन था क्लियरली आपको होपफुली मिल चुका है।
अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग स्टेशनरी वेव के बारे में आगे बात करेंगे। 3 केसेस होगा यहाँ पे, मतलब उस 3 केसेस में स्टेशनरी वेव का ही किस तरीके से कौन से फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे 2 चीज़ों के बारे में बात होगी बच्चों, एक तो हार्मोनिक्स और दूसरा ओवरटोन्स। हार्मोनिक्स का मतलब क्या होता है कि आपका सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी अगर किसी वाइब्रेशन का है तो उस सबसे छोटे फ्रीक्वेंसी को हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और जो कि आपके वाइब्रेशन का लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है। तो मान लो आपका कोई भी वाइब्रेशन, कोई भी बॉडी या कोई भी पार्टिकल अगर वाइब्रेट कर रहा है तो उसका सबसे छोटा कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा। अब वो फ्रीक्वेंसी ले लो और उसके जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल्स है, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब n, 2n, 3n, 4n, 5n, ये सब ले लो, ये सारे के सारे हार्मोनिक्स कहलाएंगे, समझे। फॉर एग्जांपल अगर किसी का लोएस्ट फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्स है या 5 हर्ट्स है तो ये 5 हर्ट्स, उसका इंटीग्रल मल्टीपल मतलब 5 टू 10 हर्ट्स, 15 हर्ट्स, 20 हर्ट्स, ये सारे के सारे क्या हो गए, ये सारे के सारे हार्मोनिक्स कहलाएंगे। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होता है ये आपका फर्स्ट हार्मोनिक होता है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। उसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड हार्मोनिक, ये आपका क्या हो जाएगा, थर्ड हार्मोनिक, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हार्मोनिक्स डिफाइन होता है। हार्मोनिक्स क्या है, फ्रीक्वेंसीज है, जो सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो और उसके सारे इंटीग्रल मल्टीपल्स 2n, 3n, 4n, 5n, 6n, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया मैंने, ये सारे के सारे आपके हार्मोनिक्स हो जाएंगे। अब जब आपका पार्टिकल या आपका जो बॉडी है जब वो वाइब्रेट करता है तो कई बार क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे हार्मोनिक से वाइब्रेट करे, ठीक है। जिन हार्मोनिक से वो वाइब्रेट करता है उसे हम लोग ओवरटोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरटोन्स। तो ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट, एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट, ये वो वाले फ्रीक्वेंसीज है जो सच में प्रेजेंट होते हैं, एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज में जो आपके जो हार्मोनिक्स है जो सच में प्रेजेंट है वो n है, 3n है, 5n है, 7, अरे यार 5n, 7n, यही फ्रीक्वेंसी से प्रेजेंट है और बीच बीच की फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट हो ही नहीं पा रहा आपका बॉडी। ऐसा भी हो सकता है कि सारी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट हो रहा है, मान लेते हैं कि इन फ्रीक्वेंसी से ही वो वाइब्रेट हो रहा है, बाकी बीच की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या करते हैं, देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हटा देते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को ओवरटोन्स में काउंट नहीं किया जाता है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद जो पहली फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम फर्स्ट ओवरटोन बोल देंगे। उसके बाद जो अगली फ्रीक्वेंसी होगी जो सच में प्रेजेंट है उसे हम लोग सेकेंड ओवरटोन बोल देंगे, और इस तरीके से चलता रहेगा, ये आपका थर्ड ओवरटोन हो जाएगा। बीच बीच में देखो आपके जो फ्रीक्वेंसीज हैं 4n, 6n जो हार्मोनिक्स है ये एक्चुअली में इससे वाइब्रेशन हो ही नहीं रहा है, तो हम उसको ओवरटोन में कंसिडर नहीं करते हैं और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को भी ओवरटोन में कंसिडर नहीं करते हैं। जैसा भी 3n ये पहला ऐसा फ्रीक्वेंसी है जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद आ रहा है, तो इसे हम फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे। लेकिन जब बात हार्मोनिक की होगी तो याद रखना हार्मोनिक में इसे हम लोग थर्ड हार्मोनिक बोलते हैं, क्योंकि हार्मोनिक में n, 2n, 3n, 4n, 5n सबको हार्मोनिक बोला जाता है। तो हम बस यही बोलेंगे कि जो आपका सेकेंड हार्मोनिक है वो वाली फ्रीक्वेंसी यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, सीधा थर्ड हार्मोनिक से वाइब्रेट हो रहा है, और थर्ड हार्मोनिक ही यहाँ पे फर्स्ट ओवरटोन हो जाएगा। कई केसेस में 2n से भी वाइब्रेट होता है, तो अगर मान लो n के बाद 2n से भी वाइब्रेट हो रहा है तो आपका 2n जो है वो फर्स्ट ओवरटोन होगा उस केस में। समझ में आ गया? एग्जाम्पल्स देते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। तो आगे कुछ एग्जाम्पल्स इसका देखते हैं हम लोग बच्चों। यहाँ पे देखो हम लोग पहले ओपन पाइप क्लोज पाइप का वाइब्रेशंस पढ़ेंगे। एयर कॉलम, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन, सबसे पहले पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, क्लोज्ड एट वन एंड। अगर पाइप एक एंड से क्लोज्ड है इस तरीके से, तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या होता है कि अगर आप सपोज करो यहाँ पे कोई ट्यूनिंग फोक ले लो, इससे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करो,
ये वाइब्रेशंस मतलब आपके साउंड वेव्स हो सकते हैं। ये साउंड वेव्स अंदर जाएगा और इससे टकराएगा, टकराने के बाद फिर ऊपर आएगा। तो जो वेव टकरा रहा है उसके बाद जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये दोनों आपस में सुपर इम्पोज हो जाते हैं और अंदर ही अंदर एक स्टेशनरी वेव बनाते हैं। ठीक है, और ये स्टेशनरी वेव जो अंदर बनता है, ठीक है, जैसे मान लो सबसे इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होगी वो कुछ ऐसी होगी, मतलब यहाँ पे एक नोड बनेगा और यहाँ पे एंटी नोड बनेगा। बाहर एंटी नोड ही बनेगा क्योंकि बाहर खुला है ना, तो वाइब्रेशंस पॉसिबल है, मैक्सिमम वाइब्रेशन, तो यहाँ पे एंटी नोड ही बनेगा। तो ये एक सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी जिससे वाइब्रेट हो सकती है। इसकी फ्रीक्वेंसी अगर मैं n मान लूँ तो इसका वैल्यू होता है v/4L। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये जो आपका एयर कॉलम इसके अंदर वाइब्रेट हो रहा है, स्टेशनरी वेव बना देता है क्योंकि इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव आपस में सुपर इम्पोज होकर स्टेशनरी वेव बना देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर मान लो आपके ट्यूब का या पाइप का लेंथ L है तो आपका जो यहाँ पे एंटीनोड है वो थोड़ा सा ऊपर बनता है, मतलब थोड़ा सा ट्यूब के ऊपर बनता है। तो जो थोड़ा सा ऊपर बनता है उसको हम लोग E लिख देते हैं, जिसको एंड करेक्शन बोला जाता है, एंड करेक्शन। तो अगर आपको टोटल लेंथ लेना है पूरे एयर कॉलम का तो दैट L विल बी इक्वल टू ट्यूब का लेंथ प्लस E, और वही L यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। अगर आपको एंड करेक्शन के बारे में कुछ नहीं बोला गया है तो आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, ये ट्यूब का लेंथ और आपका पूरा टोटल एयर कॉलम का लेंथ कैपिटल L एयर कॉलम का लेंथ है, ये दोनों सेम मान के चल सकते हो और एंड करेक्शन को इग्नोर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मान लो ट्यूब का डायमीटर देके रखा हुआ है तो एंड करेक्शन का फॉर्मूला होता है 0.3 इंटू डी, जहाँ पे आपका डी जो है वो ट्यूब का डायमीटर होता है। तो आप यहाँ से एंड करेक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपको एंड करेक्शन लेना है या नहीं लेना है, डायरेक्टली पूरा ट्यूब का ही लेंथ ले लेना है। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है। इसके बाद अगर सपोज करो कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें इसकी जिससे वो वाइब्रेट होता है, तो पहले तो ये एन से वाइब्रेट होगा। अगली फ्रीक्वेंसी जब देखा गया इसका क्या बन रहा है तो वो आपका 3n होता है, मतलब ये 2n से वाइब्रेट ही नहीं करता है, फिर सीधा 5n से वाइब्रेट करता है, फिर वो 7n से वाइब्रेट करता है, फिर वो 9n से वाइब्रेट करता है एंड सो ऑन। इसका मतलब आपका ये जो है इसका ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल, या फिर आप इसको फंडामेंटल, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, फर्स्ट हार्मोनिक बोल सकते हो, क्योंकि सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ये इसका फर्स्ट हार्मोनिक हो गया। इसके बाद इसको आप क्या बोलोगे, फर्स्ट ओवरटोन बोलोगे, क्योंकि ये पहली फ्रीक्वेंसी है जो इसके बाद अवेलेबल है फंडामेंटल के बाद। और फर्स्ट ओवरटोन या फिर इसको हम लोग थर्ड हार्मोनिक बोल सकते हैं, फर्स्ट ओवरटोन या फिर थर्ड हार्मोनिक, क्योंकि 3n है ना, फंडामेंटल का 3 टाइम्स है तो ये थर्ड हार्मोनिक हो जाएगा। वैसे ही इसको आप क्या बोल सकते हो, सेकेंड ओवरटोन, क्योंकि फंडामेंटल के बाद दूसरी फ्रीक्वेंसी है जिससे वाइब्रेशन हो रहा है, लेकिन है तो 5n, इसलिए इसको फिफ्थ हार्मोनिक बोलेंगे, समझे। तो अगर मैं ओवरटोन्स लिखूं यहाँ पे, ओवरटोन्स, इस केस में ओवरटोन्स मतलब वो फ्रीक्वेंसीज जो एक्चुअली में इसके अंदर प्रेजेंट है जिससे ये एयर कॉलम क्लोज पाइप का वाइब्रेट हो सकता है सच में। तो आपका फर्स्ट ओवरटोन जो होगा वो आप देख सकते हो थर्ड हार्मोनिक है, सेकेंड ओवरटोन जो है वो फिफ्थ हार्मोनिक है, थर्ड ओवरटोन जो है वो सेवेंथ हार्मोनिक है, राइट, थर्ड ओवरटोन सेवेंथ हार्मोनिक है। इसी तरह से चलते गए अगर हम लोग, तो अगर मैं पीथ ओवरटोन की बात करूं तो पीथ ओवरटोन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NP इज इक्वल टू 2p+1 इंटू n, ये ओवरटोन का फॉर्मूला हो गया। जैसे कि मान लो तीसरा ओवरटोन 7n है, लेकिन अगर आपको मैंने पूछा 50वां ओवरटोन क्या है, तो आप p का वैल्यू यहाँ पे 50 डाल दो, 50 2 100, 101 n आ जाएगा आपका। तो ये ओवरटोन का फॉर्मूला आ गया किस केस में, पाइप क्लोज्ड एट 1n के केस में। उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू v/4l। अब यहीं पे अगर मैं सपोज करो बात करूं पाइप ओपन एट बोथ दी एंड्स, पाइप ओपन एट बोथ दी एंड्स, तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी अलग हो जाती है। आप देखोगे तो यहाँ पे ये वेव कुछ इस तरीके से बनता है इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, और यहाँ पे ये इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, इसका फॉर्मूला v/2l होता है। अगेन l यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो क्योंकि दोनों साइड में ओपन है तो एक एंड करेक्शन यहाँ आएगा, एक एंड करेक्शन यहाँ आएगा, और ये ट्यूब का लेंथ हो जाएगा। तो यहाँ पे l ट्यूब का लेंथ प्लस 2e
ये पूरा एयर कॉलम का लेंथ हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पे दोनों जगह एंटी नोड बनेगा, बीच में एक नोड बनेगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के केस में। इसके बाद के फ्रीक्वेंसीज को अगर आप देखने जाओगे तो ये पता चलता है यहाँ पे कि इसमें n, 2n, 3n, 4n ये सारे फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल होते हैं। ये सारे हार्मोनिक से वाइब्रेट करता है, ऑड रहे चाहे इवन रहे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये तो आपका चलो फंडामेंटल या फर्स्ट हार्मोनिक हो गया, फंडामेंटल या फिर फर्स्ट हार्मोनिक n। लेकिन इस बार जो फर्स्ट ओवरटोन है ये 2n है। दिस हैज टू बी फर्स्ट ओवरटोन, क्योंकि फंडामेंटल के बाद पहली फ्रीक्वेंसी है जो प्रेजेंट है यहाँ पे वाइब्रेशन में, इसे हम लोग फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे, या फिर 2n है इसलिए सेकेंड हार्मोनिक। ठीक है, और थर्ड हार्मोनिक क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेकेंड हार्मोनिक। ये आपका सेकेंड ओवरटोन हो जाएगा, सेकेंड ओवरटोन या फिर थर्ड हार्मोनिक। 3n है ना, इसलिए थर्ड हार्मोनिक हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं ओवरटोन्स की बात करूँ तो ओवरटोन्स यहाँ पे कैसे दिया जाएगा बताओ। ओवरटोन्स यहाँ पे होगा फर्स्ट ओवरटोन इज इक्वल टू, इसमें क्योंकि सारे के सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, n, 2n, 3n, 4n, 5n, तो फर्स्ट ओवरटोन 2n आ रहा है इसका, सेकेंड ओवरटोन 3n आ रहा है, थर्ड ओवरटोन 4n आ रहा है। उसी तरह पीथ ओवरटोन क्या हो जाएगा, देखो एक बढ़ जा रहा है, p + 1 × n आ जा रहा है। तो ये ओवरटोन्स आपका किस केस में, पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स। एक और केस है अगर आप देखोगे यहाँ पे तो, विच इज वाइब्रेशंस इन अ स्ट्रिंग। वाइब्रेशंस इन अ स्ट्रिंग। अब देखो, अगर सपोज करो आपने दो एंड पे एक रस्सी को, टाइट रस्सी को बांध रखा है इस तरीके से, और अगर वो ऑसिलेट कर रहा है ऊपर नीचे, तो ये जो रस्सी में वेव प्रोड्यूस होता है, ये आपका ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रिंग। उसका जो स्पीड होता है, उसका फॉर्मूला होता है √T/μ। मतलब अगर कोई ट्रांसवर्स वेव है, वो किसी रस्सी से, टाइट रस्सी से पास हो रहा है, तो उस ट्रांसवर्स वेव का जो स्पीड होगा वो √T/μ होता है। स्पीड या वेलोसिटी √T/μ होता है, जहाँ पे T जो है टेंशन होता है स्ट्रिंग के अंदर का, तो स्ट्रिंग के अंदर का टेंशन, और दूसरा म्यू जो है वो है आपका मास अपॉन लेंथ, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ, रस्सी का मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों पे स्पीड डिपेंड करता है। T मतलब टेंशन, जितना रस्सी टाइट है न्यूमरेटर में है, तो T जितना ज़्यादा होगा स्पीड भी उतना ही ज़्यादा होगा। रस्सी जितनी टाइट होगी स्पीड ट्रांसवर्स वेव का उसमें उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो म्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ही स्पीड कम होगा। तो म्यू समझ लो आप एक हिसाब से, रस्सी अगर मैं मटेरियल फिक्स कर दूं, रस्सी जिस मटेरियल का बना है वो मटेरियल अगर मैं फिक्स कर दूं, तो फिर म्यू डिपेंड करेगा मोटापे पे। म्यू जितना मोटा रस्सी होगा उतना ही म्यू ज़्यादा होगा, जितना पतला रस्सी होगा उतना ही म्यू कम होगा। तो म्यू ज़्यादा होने की वजह से स्पीड कम हो जाएगा। तो मोटी रस्सी में आपका स्पीड कम होता है और पतली रस्सी में स्पीड ज़्यादा होता है ट्रांसवर्स वेव का। तो ये तो स्पीड की बात हो गई। अगर मैं इसके वाइब्रेशंस को देखूं तो इसका जो फंडामेंटल मोड है वाइब्रेशन का वो कुछ इस तरीके से होगा, जिसमें एक एंटी नोड बीच में बनेगा और दो नोड्स एंड पे बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे केस में इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1/2L √T/μ। L जो है रस्सी का लेंथ है, ये हो गई इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और इवन रस्सी के वाइब्रेशंस में भी देखा गया है कि यहाँ पे जो इसके वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं, इसमें n, 2n, 3n, 4n, 5n सारे के सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये तो आपका फंडामेंटल हो गया और ये आपका फर्स्ट ओवरटोन हो गया, और फर्स्ट ओवरटोन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एक सेकेंड, फर्स्ट ओवरटोन को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, सेकेंड हार्मोनिक, क्योंकि 2n है ना। तो इसका केस और ओपन पाइप का केस जो है वो सेम है। ये आपका सेकेंड ओवरटोन है लेकिन थर्ड हार्मोनिक है, क्योंकि 3n है, थर्ड हार्मोनिक। तो आप देखोगे इसका केस, इसमें जो वाइब्रेशंस प्रेजेंट है और ओपन पाइप में जो वाइब्रेशंस प्रेजेंट है वो सेम है, n, 2n, 3n, 4n, 5n। लेकिन जो आपका क्लोज्ड पाइप था, क्लोज्ड पाइप में आप देख सकते हो कि इवन हार्मोनिक्स प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। तो ये तीन केसेस है जो आपको ध्यान में रखना है। और देखो इसका अलग अलग मोड मैंने बनाया नहीं, ये फंडामेंटल मोड है n,
अगर मैं 2n फ्रीक्वेंसी का बनाऊँ तो 2n फ्रीक्वेंसी आपका कैसा होता है ना, कुछ ऐसा होगा, मतलब एक एंटी नोड और नोड बढ़ जाएगा तो आपका ये कुछ ऐसे आ जाएगा। इसमें क्या होगा, नोड नोड नोड, 3 नोड हो गए और 2 एंटी नोड हो गए। तो ये आपका फर्स्ट ओवरटोन, इसके जस्ट बाद का जो फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट ओवरटोन जिसका वैल्यू 2n है ना। थर्ड वाले में 3 लूप बन जाता है। उसी तरह से यहाँ पे भी होता है, याद रखना। इसमें भी अगर आप देखो तो ये आपका क्या था, पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। ये आपने बोर्ड्स में पढ़ा होगा, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी देखो, ये फंडामेंटल मोड यानी कि आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है उसका मोड है। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट ओवरटोन की बात करूँ तो वो कैसा दिखेगा आपको, फर्स्ट ओवरटोन इसके जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी आपको कैसे दिखेगी। देखो सिंपल है, एक नोड और एक एक्स्ट्रा एंटी नोड बढ़ जाएगा। यहाँ पे 2 एंटी नोड 1 नोड है, तो आप देखोगे तो ये आपका वेव कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पर एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड एंटी नोड, एक एक बढ़ गया, एक एंटी नोड एक नोड बढ़ गया। तो ये आपका फर्स्ट ओवरटोन है जिसका वैल्यू 2n है। अगर इसका आप सेकेंड ओवरटोन देखो तो फिर एक और बढ़ जाएगा, तो ये आपका कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका सेकेंड ओवरटोन जिसका फ्रीक्वेंसी 3n है। उसी तरीके से अगर आप पाइप क्लोज्ड एट वन एंड की बात करें तो इसका भी अगर बाकी 2 मोड्स में बना दो तो ये कुछ ऐसा बनेगा कि इसमें एक नोड एक एंटी नोड है ना, तो एक बढ़ जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ये ऐसा और ये ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसा ऐसा हो जाएगा। ढंग से नहीं बना रहा हूँ मैं, फटाफट बना रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे बनेगा नोड एंटी नोड नोड एंटी नोड, 2 हो गया। यहाँ पे नोड 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 3 हो गया, एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड 3 हो गया। तो ये आपका फर्स्ट ओवरटोन जो कि 3n होता है, और ये आपका सेकेंड ओवरटोन जो कि आपका 5n होता है। इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। 7n में क्या हो जाएगा, एक नोड एंटी नोड और एक्स्ट्रा आ जाएगा जो कि आपका थर्ड ओवरटोन है। इस तरीके से आपके वाइब्रेशंस चलते जाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों वाइब्रेशंस बच्चों आपका यहाँ पे हुआ खत्म। और लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है अलग से, लेकिन उसमें आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग आपको यहीं पे दिख जा रहा है। देखो यहीं पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर ये दोनों कांस्टेंट रखोगे तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रूट ऑफ टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेंशन के, अगर आप एल और म्यू कांस्टेंट रखोगे तो, और एन का वैल्यू रूट ऑफ म्यू के प्रोपोर्शनल होगा अगर आप एल और टी ये दोनों कांस्टेंट रखोगे तो। यही आपका लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है। ये आपको इसी इक्वेशन से दिख जाएगा, तो उसको अलग से मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसी इक्वेशन का यूज करेंगे तो हम लोग को लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग भी मिल जाएगा। समझ गए? ओके बच्चों, तो सुपरपोजिशन का जो लास्ट एग्जांपल है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, एंड दैट इज बीट्स, प्रोडक्शन ऑफ बीट्स। अब देखो बीट्स क्या होता है, जैसे अगर मान लो आप 2 वेव ऐसा लेके आते हो जो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। एक वेव की फ्रीक्वेंसी n1 है और दूसरे वेव की फ्रीक्वेंसी n2 है। आई थिंक हम लोगों ने एम्पलीट्यूड इसका सेम लेके रखा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, इसका भी एम्पलीट्यूड a है, इसका भी एम्पलीट्यूड a है। दोनों की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी अलग है, डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ओके, अगर ऐसे 2 वेव्स को आप सुपर इम्पोज करते हो, देखो अब तक हम लोगों ने जो भी सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का एग्जाम्पल देखा था, चाहे वो स्टेशनरी वेव का एग्जाम्पल हो या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात हो, ये जो भी हम लोग ने सुपरपोजिशन वेव्स ऑफ वेव्स का एग्जाम्पल देखा था, उसमें दोनों वेव जो सुपर इम्पोज हो रहे थे उन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम थी। और हम एम्पलीट्यूड भी अगर सेम रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। एम्पलीट्यूड भी मान के चलते सेम थी और फ्रीक्वेंसी भी सेम थी। सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे मानो एक वेव में ऐसे बनाता हूँ और एक वेव में ऐसे बनाता हूँ, तो आप देख सकते हो इसके साइकिल्स जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और इसकी फ्रीक्वेंसी कम है क्योंकि ये आराम आराम से साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो ये 2 अलग फ्रीक्वेंसी के वेव्स हो गए। लेकिन अगर सपोज करो मैं दूसरा वेव भी ऐसे ही बनाता हूँ, तो दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी, दोनों वेव का वेवलेंथ दोनों सेम है। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 वेव ऐसा ले रहे हैं जिसकी थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हो। मान लो जैसे कि एक का फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है और दूसरे का 104 हर्ट्ज है, ठीक है, डिफरेंट है फ्रीक्वेंसी, थोड़ा सा डिफरेंट है। ऐसे 2 वेव्स को जब आप सुपर इम्पोज करते हो और इन दोनों वेव्स का अगर सुपरपोजिशन होता है, तब इनका मिलकर बनता है कि ऐसा वेव, ठीक है, ये थोड़ा अलग टाइप का वेव बनता है, ऐसा वेव बनता है जो कि बीट्स प्रोड्यूस करता है।
बीट्स मतलब क्या होता है ऐसे वेव में कि आपका जो देखो ये हम लोग साउंड वेव्स की बात करें, याद रखना कि बीट्स कौन बनाएगा, साउंड वेव्स। तो हमने दो ऐसे साउंड वेव्स लिए जिसकी एक की फ्रीक्वेंसी n1 है, दूसरे की फ्रीक्वेंसी n2 है, दोनों को सुपर इम्पोज कर दिया और जो नया साउंड वेव तैयार हुआ इसमें क्या होता है, आपकी जो आवाज़ होती है, साउंड होता है, या आप बोल लो एम्पलीट्यूड होता है, ये कभी बढ़ता है फिर कभी कम हो जाता है। मतलब आपको जो साउंड सुनाई देगा वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ सुनाई देगा, फिर धीरे धीरे कम होता हुआ सुनाई देगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे कम होगा, ऐसे ऊंचा नीचा आवाज़ आपको सुनाई देगा। तो अगर आप देखोगे इसका एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली बढ़ता है, मैक्सिमम होता है, फिर एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है, फिर एम्पलीट्यूड बढ़ता है, फिर मैक्सिमम होता है, फिर एम्पलीट्यूड कम होता है। इस तरीके से ये वेव प्रोड्यूस होता है। अगर आपने ऐसे दो वेव्स को लिए हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी डिफरेंट होती है, तो जब साउंड का इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, ऐसे केस में हम इसको वैक्सिंग बोलते हैं। जब साउंड की इंटेंसिटी 0 हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, तब ऐसे केस में हम लोग वेनिंग बोलते हैं। और आपको वैक्सिंग मीनिंग आवाज ऊंचा नीचा ऐसे कंटिन्यूसली सुनाई देता रहेगा। तो ये आपको एक वैक्सिंग और एक वेनिंग मिलकर आपको हम बोलते हैं कि एक बीट प्रोड्यूस किया है इसने। अगर एक वैक्सिंग और एक वेनिंग जोड़ दो तो टोटल मिला के एक बीट प्रोड्यूस हो रहा है। 1 सेकेंड में जितना बीट प्रोड्यूस होता है उसको बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। बीट फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड। 1 सेकेंड में जितना बीट आपको सुनाई देता है उसको बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और इस बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अगर आप डिराइव करोगे तो n1 माइनस n2 आ जाएगा, या फिर n2 माइनस n1, डिपेंड करता है कौन सा बड़ा है। अगर n2 बड़ा है तो n2 माइनस n1, और n1 बड़ा है तो n1 माइनस n2। तो इस केस में जैसे मान लो एग्जांपल लिया कि एक साउंड आपने 100 हर्ट्ज का लिया, दूसरा साउंड आपने 104 हर्ट्ज का लिया, तो टोटल बीट्स कितने आएंगे बताओ, n2 माइनस n1 दैट इज इक्वल टू 104 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 4 बीट्स पर सेकेंड। मतलब अगर आपने ऐसे दो साउंड वेव का यूज किया और सुपर इम्पोज कर दिया तो आपको हर सेकेंड 4 बीट सुनाई देगा। इसका मतलब आपको हर सेकेंड 4 बार वैक्सिंग सुनाई देगा और हर सेकेंड 4 बार वेनिंग सुनाई देगा। तो इसके कई जगह पे यूज होते हैं, वो यूजेस आप टेक्स्ट बुक में पढ़ लेना, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करना हो, या फिर रडार सिस्टम में भी इसका यूज होता है। तो ऐसे बहुत सारी जगह पे जो ट्रैफिक होता है उस केस में भी जो आपका जो स्पीड चेक करना रहता है उसमें भी यहाँ पे इसका यूज़ होता है। बहुत सारे केसेस में बीट्स का यूज़ किया जाता है। तो वो जो भी एप्लीकेशंस है, यूजेस है, वो आप टेक्स्ट बुक से देख सकते हो। अगर कहीं पे कुछ ज़रूरत पड़ी क्वेश्चन सॉल्व करते दौरान तो मैं डेफिनेटली आपको एक्सप्लेन कर दूंगा उस चीज़ का, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर हो चुका है। एक लास्ट केस है आपका साउंड का जो लाउडनेस होता है बच्चों, साउंड का, यहाँ से हम साउंड की बात कर रहे हैं ना, बीट्स जो है वो साउंड के केस में ही हमको बताया जाता है। तो लाउडनेस, साउंड कितना ज़्यादा लाउड है उसको हम वैसे तो इंटेंसिटी बोलते हैं, लेकिन हम लोग इसको क्या करते हैं, एक अलग यूनिट में भी मेजर करते हैं लाउडनेस ऑफ साउंड को। और लाउडनेस ऑफ साउंड को डेसिबल में मेजर किया जाता है। और डेसिबल में मेजर करने का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, 10 log to the base 10 I अपॉन आई नॉट। अब यहाँ पे आई जो है वो साउंड की इंटेंसिटी, एक्चुअल इंटेंसिटी जिससे साउंड निकल रहा है, और आई नॉट जो होता है वो मिनिमम इंटेंसिटी होता है, मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो कि एक इंसान सुन सकता है, इंसान के सुनने वाला मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो उसका वैल्यू फिक्स होता है, आप यहाँ पे वैल्यू डाल दो, जो आपका साउंड है उसकी कितनी इंटेंसिटी आप यहाँ पे डाल दो, तो आपको जो भी वैल्यू मिलेगा वो साउंड का लाउडनेस कहलाएगा, और जो भी वैल्यू आपका आएगा वो डेसिबल में कहलाएगा, ठीक है। डेसिबल को शॉर्ट में डीबी लिखते हैं। इसका एक और यूनिट है बेल, और बेल जो होता है वो, सॉरी, 1 डेसिबल जो होता है वो आपका 0.1 बेल होता है। तो बेल भी एक यूनिट है लाउडनेस को मेजर करने का। बेल और डेसिबल में ये रिलेशन है। तो ये लास्ट चीज़ थी आपकी, और यहाँ पे आपका चैप्टर बच्चों होता है खत्म। सिनॉप्सिस खत्म हो गया। थियरी पार्ट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जितने भी थे वो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं, और इसके अगले वीडियो में हम लोग MCQs चालू करेंगे MHT CET से रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू।